तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम हमारे सबसे छोटू सबसे चिंदी प्लांट की डिस्कशन को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एल्गी। तो हम लोगों ने कल देख लिया था कि प्लांट किंगडम को, इस पूरे किंगडम को आप 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स जो कि हैं एल्गी, उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइट, उससे भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स टेरिडोफाइट, उससे भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स जिम्नोस्पर्म्स एंड उससे भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स। इन सब के डिस्कशन हम वन बाय वन कर रहे होंगे। तो आज वी विल बी स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ एल्गी, फिर कल ब्रायोफाइट की डिस्कशन, टेरिडोफाइट की एंड सो ऑन। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को तुनिक तुनिक कर डालेंगे। अमेजिंग रिस्पांस गाइस, लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सुस्वागतम, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दिस सेशन। एक बार फटाफट अगर कल तक जितना हमने कंटेंट पढ़ा था वो आपको समझ में आ चुका है तो तारा रारा कर दो इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच सके और मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहां पर इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू सेशन बना सकूं, एक ब्लॉकबस्टर सेशन बना सकूं। तो एक बार फटाफट अपना रिस्पॉन्स जाहिर कर दीजिए। कल हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिससे एंजियोस्पर्म्स को क्लासिफाई किया जा सकता था। उससे बेटर एक और सिस्टम आया जिसे हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं, जो बेंथम एंड हुकर साहब ने दिया। उससे भी बेटर एक सिस्टम आया जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं, जो इंगलर एंड प्रेंटल साहब ने दिया। उसके बाद हमने 3 सिस्टम्स और पढ़े थे जिसे हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी एंड साइटो टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये 6 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्ली डिकोड कर चुके हैं, एंड टू एंड 0 to 100 समझ चुके हैं। नाउ इट इज टाइम टू मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। अब अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको एक टेबल दिखाया था जो कल हम नहीं पढ़ पाए थे। आज सबसे पहले उस टेबल को हम लोग बनाएंगे, बिकॉज आने वाले अगले 4-5 सेशंस में ऐसा एक भी सेशन नहीं होगा जिस दिन आप इस टेबल को ना देख रहे हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं सार है। और अगर आपने इस टेबल को पढ़ लिया, अगर आपने इस टेबल को समझ लिया, आप ये मान के चलिए आपको प्लांट की हर एक कैटेगरी के बारे में कम से कम 5 से 10 पॉइंट पहले ही याद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जितने भी चुटुर पुटुर पॉइंट्स होते हैं वो आपके इसी टेबल में क्रैक हो जाएंगे और दिमाग में एकदम सेट भी हो जाएंगे। उससे पहले मेरे भाई 2 छोटे छोटे शब्द लिख लो। पहला जो शब्द है मेरे भाई, पहला जो शब्द है यह है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट। तो प्लांट जो है इसकी बॉडी गैमीटोफिटिक कब मानी जाती है? जब इसकी बॉडी में ज्यादातर सेल्स कैसे हो? हैप्लॉइड हो। तो आप क्या कह सकते हैं, जब एक प्लांट में ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉइड हो तो इसे आप कहेंगे कि प्लांट जो है गैमीटोफिटिक है। अगर एक प्लांट की बॉडी में ज्यादातर सेल डिप्लॉयड हो तो इसे क्या कहा जाता है? स्पोरोफिटिक कंडीशन या स्पोरोफाइट कहा जाता है। यह याद करने का आसान तरीका है, इसके अलावा और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन ये 2 बातें अभी के लिए बस सुन लीजिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक एंजियोस्पर्म है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लांट है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड प्लांट है, तो उसकी बॉडी में सिर्फ जो गैमीट बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे। अगर आप उस पूरे के पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी रूट भी डिप्लॉयड होगी, उसकी स्टेम भी डिप्लॉयड होंगी, उसकी लीफ भी डिप्लॉयड होंगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि एक एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो सेल हैं वो डिप्लॉयड है और कुछ चुनिंदा सेल जो हैं गैमीट वगैरह जो बनते हैं ये आपके हैप्लॉयड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भैया एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है, तो आप कहेंगे सर मेजरली स्पोरोफिटिक है, एडवांस प्लांट है, इनमें ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि एल्गी जो कि चिंदी सा छोटू सा प्लांट है, एकदम एकदम सबसे लोएस्ट लेवल का प्लांट है, वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि सर उसकी बॉडी में, एल्गी की बॉडी में ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, तो गैमेटोफिटिक प्लांट होगा। तो आप बस इतना याद रख लीजिए, इस चीज को नोट बना करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि गैमेटोफाइट का मतलब यह है कि वहां हैप्लॉइड सेल्स पाए जा रहे हैं, स्पोरोफाइट का मतलब यह है ज्यादातर डिप्लॉयड सेल्स पाए जा रहे हैं। ये आप अगर लिख चुके हैं, एक बार फटाफट डन बोल दीजिए इन द चैट सेक्शन, जिससे मैं आपको टेबल पर ले जा सकूं। बस ये 2 शब्द लिख लीजिए और कुछ नहीं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप पता लग गया होगा। आ जाओ मेरे भाई,
अब हम सीधा सीधा हमला करेंगे सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर। तो मैंने आपको बताया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, मैंने आपको बताया कि प्लांट किंगडम जो है इसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। करेक्ट। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप बायोलॉजी में किसी चीज की डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एनिमल किंगडम भी पढ़ेंगे तो आप पहले पॉरीफेरा को पढ़ेंगे, फाइलम पॉरीफेरा को। पॉरीफेरा है ना, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्काई, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। आप पॉरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ जा रहे हैं। पॉरीफेरा में ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे आप अपनी बॉडी रगड़ रगड़ के नहाते हो, स्पंजेस है ना, जिनसे आप बर्तन साफ करते हो, स्पंजेस पाए जा रहे हैं, इतने लो लेवल के एनिमल। और कॉर्डेटा में आप स्वयं श्री विपू भी कॉर्डेटा में है। यस, तो अल्टीमेटली आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो। जब आपने आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा तो वहां पर भी मेरे भाई जो मोनेरा थी वो सबसे चिंदी किंगडम थी, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तक नहीं है, इतने लो लेवल के ऑर्गेनिजम्स। तो इनको सबसे पहले पढ़ा, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी प्रोटिस्टा को बाद में पढ़ा, फिर फंगस को, फिर प्लांट को, फिर एनिमलिया को, यानी अल्टीमेटली आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं। दिस इज अ ट्रेंड। तो कोई अगर आपसे पूछ ले, कोई अगर आपसे सवाल कर ले कि इन सारे प्लांट्स में से सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन से हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, मैंने आपको अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम दिस ट्रेंड अगर मैं आपको कुछ डिकोड करके बताऊं कि बताओ सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट प्लांट कहां आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर एल्गी में देखने को मिलेंगे, ये सिंपलेस्ट प्लांट है। क्या इस चीज को आप खुद भी डिकोड कर सकते थे? यस गुरुजी, हम खुद भी डिकोड कर सकते थे, इसमें हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है। और मेरे दोस्त जो एंजियोस्पर्म्स हैं, ये आपके मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स देखने को मिलेंगे। क्या इसमें भी कोई परेशानी है? नहीं गुरुजी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आप जब एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक एक पॉइंट सीधा हमने इनके सीक्वेंस से ही याद कर लिया। अगली बात देखो मेरे भाई, यहां पर हमें इनके बॉडी लेवल के बारे में बात करनी है। तो एल्गी जो है इसमें बॉडी कैसी होती है? इट इज थैलॉइड, इट इज थैलॉइड, है ना। थैलॉइड का मतलब क्या होता है? यहां पर ऐसे प्लांट्स पाए जा रहे हैं जिनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाई जाती। यहां कोई असली पत्ती, असली स्टेम, असली रूट नहीं देखने को मिल रही। पत्ती जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके, रूट जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब दे कैन हैव सम स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बिहेव लाइक रूट, which can behave like stem, which can behave like leaves, but there are no true leaves, no true stem, no true roots. So ultimately आप कह सकते हैं कि true root, stem and leaf absent. यह है आपकी थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसे आप कहते हैं थैलस। यहां कोई पेड़ नहीं दिखाई देता एल्गी के नाम पे, है ना, थैलस दिखाई देता है। अब सेम चीज आपको कहां देखने को मिलेगी? ब्रायोफाइट में देखने को मिलेगी। तो ब्रायोफाइट में लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो भैया सेम सेम पप्पी सेम, सेम सेम लिख दो मेरे भाई। यस, यहां पर भी थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, यानी यहां पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप बात करेंगे टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट जो है इट इज नॉन थैलॉइड, यानी यहां पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स पाई जाएंगी। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है ये पाई जाएंगी, दे विल बी प्रेजेंट। और अगर टेरिडोफाइट में सारी चीजें पाई जाने लगी हैं, हमें देखने को मिल रही हैं, तो इससे ज्यादा जो एडवांस प्लांट है यहां तो पक्का ही देखने को मिलेंगी। भाई जिम्नोस्पर्म तो ज्यादा ही एडवांस है टेरिडोफाइट से, तो इसमें भी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलेंगी। एंजियोस्पर्म तो ज्यादा ही एडवांस है टेरिडोफाइट से और जिम्नोस्पर्म से, तो यहां भी सेम चीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ देखने को मिलेंगी। तो हमें हर एक प्लांट के बारे में, हर एक कैटेगरी के बारे में यहां पर दो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट हमें यह क्लियर हो गया कि एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, ब्रायोफाइट एल्गी से एडवांस है,
टेरिडोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइट से एडवांस है, जिम्नोस्पर्म एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से एडवांस है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। क्या हमें एक एक पॉइंट सबके बारे में समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरी चीज हमने कही कि एल्गी जो है थैलॉइड है, दूसरा ब्रायोफाइट जो है ये थैलॉइड है, टेरिडोफाइट में ट्रू रूट स्टेम और लीफ पहली बार देखने को मिली यानी ये नॉन थैलॉइड है, जिम्नोस्पर्म इससे भी एडवांस है तो ये भी नॉन थैलॉइड मिलेगा, एंड एंजियोस्पर्म इससे भी एडवांस है तो ये भी नॉन थैलॉइड मिलेगा। सिंपल सिंपल बातें, यानी 5 अलग अलग कैटेगरीज के बारे में 2-2 बातें हमने जान ली, यानी 10 बातें हमारी डन हो गई और अभी तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगला पॉइंट देखो मेरे भाई, मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी मतलब ये जो प्लांट्स हैं इनमें ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं। अगर आप बात करेंगे एल्गी की तो एल्गी जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या गैमेटोफिटिक होगी? क्या ज्यादातर जो आपके सेल्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे? क्या मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगी? यस। यहां पर भी अगर आप देखेंगे ब्रायोफाइट में तो सेम सी कंडीशन थी। क्या यहां पर भी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होगी? बिल्कुल। टेरिडोफाइट जो है यहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है? स्पोरोफिटिक हो जाती है। आपकी प्लांट की बॉडी जो है इसके 50% से ज्यादा सेल्स डिप्लॉयड होते हैं तो मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक हो जाती है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इससे भी एडवांस हैं तो यहां भी सेम कैटेगरीज के अंदर आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहां पर भी आपको स्पोरोफिटिक कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स हैं इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट जो कि लोअर लेवल के प्लांट्स हैं इनमें ज्यादातर जो प्लांट के सेल हैं ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट कहा। लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे, लाइफ साइकिल कैसी होगी मेरे दोस्त? लाइफ साइकिल कैसी होगी? गैमेटोफिटिक होगी। लाइफ साइकिल कैसी होगी? यहां पर गैमेटोफिटिक होगी, गैमेटोफिटिक होगी। लाइफ साइकिल यहां पर कैसी होगी? गैमेटोफिटिक होगी। गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा, ज्यादातर सेल्स जो है आपके गैमेटोफिटिक हैं। यहां पर लाइफ साइकिल कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। यहां पर ज्यादातर सेल्स जो है वो आपके डिप्लॉयड हैं। यहां पर लाइफ साइकिल कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। यहां पर ज्यादातर जो बॉडी के सेल्स हैं ये कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। यहां पर भी लाइफ साइकिल कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। यहां पर भी बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो है ये कैसे हैं? आपके डिप्लॉयड है। तो अल्टीमेटली जो आपको ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स दिख रहे थे वही आपने नीचे यहां पर चिपका दिए। करेक्ट? गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। यस, ये आपने एज इट इज चीजें नोट कर ली जो कि आपने ऊपर नोट करी थी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू ऑल, अगर ये बात आप समझ गए तो इनकी लाइफ साइकिल बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, सिर्फ इस एक पॉइंट से कि इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है किसी भी प्लांट का। आराम से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एल्गी की जो मेन बॉडी होती है ये गैमेटोफिटिक होती है, यानी ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी डिप्लॉयड सेल्स काफी कम है। अगर ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि मेरी बॉडी जो है, मैं एक एल्गी हूं तो मेरी बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं। समझ लीजिए मेरी बॉडी के सारे सेल्स आपके हैप्लॉइड हैं, सॉरी, और सिर्फ इतना सा पार्ट जो है हाथ का ये डिप्लॉयड है। तो अब ये डिप्लॉयड पार्ट जो है बहुत छोटा सा है, ये खाना नहीं बनाता, लेकिन मेरी जो मेन बॉडी है, क्योंकि मैं एक प्लांट हूं, मैं अगर एक अलगी हूं तो मैं खाना बनाऊंगा, तो ये जो मेन हैप्लॉइड सेल है ये खाना बनाते हैं। गैमेटोफाइट जो है खाना बनाता है, और कुछ चुनिंदा जो डिप्लॉयड सेल हैं ये इस गैमेटोफिटिक बॉडी से ही खाना ले सकते हैं, इनको खुद को खाना बनाने की जरूरत नहीं। भाई एक प्लांट है, उसकी बॉडी में पहले से ही रसोई लगी हुई है, किचन लगा हुआ है, तो इतने छोटे से पार्ट के लिए अलग से एक रसोई एस्टेब्लिश थोड़ी करेंगे, ये भी जो है मेन रसोई में से ही जाकर के खाना खा लेगा। तो अगर मैं एक एल्गी हूं तो मेरी बॉडी के मान के चलिए अगर 90% सेल हैप्लॉइड है तो उन्हीं सेल्स से जो बना हुआ खाना है वो बचे हुई 10% बॉडी को भी दे दिया जाएगा। यानी जो पार्ट डोमिनेटिंग होता है ये खाना बनाता है, तो गैमेटोफाइट खाना बनाएगा, कुछ ही चुनिंदा जो डिप्लॉयड सेल है यानी स्पोरोफाइट है वो खाना नहीं बनाएंगे। तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? इस गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, यानी गैमेटोफाइट खाना बना पा रहा है, स्पोरोफाइट उसी पे डिपेंड कर रहा है। देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं? गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, ये खुद का खाना खुद बना सकता है, मेन बॉडी जो है ये अपना खाना खुद बना सकती है। गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक।
फोटोसिंथेटिक। भाई मेन जो बॉडी है ये गैमेटोफिटिक है, तो मेन बॉडी अगर गैमेटोफिटिक है, एल्गी की बॉडी का ज्यादातर पार्ट अगर गैमेटोफिटिक है, तो ये अपना खाना खुद बना लेगा, ये फोटोसिंथेटिक या इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त कुछ सेल्स जो कि आपके डिप्लॉयड हैं, कुछ सेल्स जो आपके स्पोरोफिटिक हैं, वो इसी गैमेटोफाइट से खाना ले लेंगे। तो कोई पूछे कि इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है, सर गैमेटोफाइट। इसी से खाना कौन ले लेगा, सर स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो है खुद का खाना खुद बना लेता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जो है ये डिपेंडेंट है, इसको खाना लेने के लिए गैमेटोफाइट की मदद चाहिए होगी। सिंपल सी बात। इसी तरीके से अगली कैटेगरी को अगर आप देखोगे तो सेम बात यहां पर भी रिपीट हो जाएगी। भाई यहां पर ब्रायोफाइट में भी ज्यादातर जो बॉडी के सेल्स हैं ये हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफाइट हैं, है ना, और बहुत कम ऐसे सेल्स होंगे जो कि स्पोरोफिटिक होंगे या डिप्लॉयड होंगे। तो डिप्लॉयड सेल्स जो हैं ये हैप्लॉइड सेल से खाना मांग मांग कर खाते हैं, यानी डिप्लॉयड सेल्स जो हैं, स्पोरोफाइट जो है खुद का खाना नहीं बना पाते, दे आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं स्पोरोफाइट depends on gametophyte for food. It depends on gametophyte for food. खाना खाने के लिए स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट की मदद लेनी होती है। सेम टू सेम एल्गी वाला केस है, यही रिपीट हो गया। अब अगर आप हायर प्लांट्स की बात करें, टेरिडोफाइट को छोड़ देता हूं बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, एक शब्द में याद करा दूंगा। यहां पर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में बात करिए। भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हायर लेवल के प्लांट्स हैं, सबसे हायर लेवल के प्लांट, सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स यही हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म और उससे थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स है जिम्नोस्पर्म। तो इनके बॉडी के ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, यानी स्पोरोफिटिक होते हैं। तो ये स्पोरोफाइट अपना खाना खुद बना सकता है, गैमेटोफिटिक सेल्स ज्यादा नहीं होते, हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा नहीं होते, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है मेरे भाई, जो गैमेटोफाइट होंगे, जो आपके हैप्लॉइड सेल्स होंगे, वो इन डिप्लॉयड सेल पर डिपेंड करेंगे फॉर फूड। तो आप क्या कह सकते हैं, गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, देयरफॉर आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट यानी जो डिप्लॉयड बॉडी है इज इंडिपेंडेंट। ये आपकी इंडिपेंडेंट है या फोटोसिंथेटिक है। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से नीचे वाला कॉन्सेप्ट निकालना बहुत आसान था मेरे दोस्त। जैसे इनकी बॉडी थी, जो इनकी बॉडी का मेजर पार्ट था वो फोटोसिंथेटिक होगा, दूसरा जो पार्ट है जो इसके कम सेल हैं वो बड़े वाले पार्ट से खाना लेकर के खा लेगा। तो यहां पर भी एंजियोस्पर्म में क्या आ जाएगा, सेम केस आ जाएगा। स्पोरोफाइट डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट आपका बहुत छोटा सा है, तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से ही खाना लेकर के खा लेगा। यहां पर देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का नाम किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, सर पी से, टेरिडोफाइट, है ना। तो यहां पर टेरिडोफाइट का नाम जब भी आपके दिमाग में आए, टेरिडोफाइट का नाम जब भी आपके दिमाग में आए, हमेशा देखिएगा यहां पी अल्फाबेट है, यानी यहां फोटोसिंथेसिस दबाकर होगी। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ज्यादातर सेल्स स्पोरोफिटिक हैं, गैमेटोफाइट के सेल्स थोड़े कम हैं, लेकिन दोनों के दोनों खुद का खाना खुद बना सकते हैं, यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पी फॉर टेरिडोफाइट में दोनों ही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पी फॉर फोटोसिंथेसिस दिखा सकते हैं। बोथ स्पोरो एंड गैमेटोफाइट shows फोटोसिंथेसिस। दोनों ही अगर अपना खाना खुद बना रहे हैं तो किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो दोनों के दोनों ही क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइट है, पी फॉर टेरिडोफाइट, इसमें पी फॉर फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं दोनों ही पार्ट, चाहे वो गैमेटोफाइट हो चाहे वो आपका स्पोरोफाइट हो। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अलग से केस जो है पी फॉर टेरिडोफाइट के लिए आपको याद हो जाता है। सारी चीजें मैं रिपीट करवाऊंगा, डोंट वरी, पूरा का पूरा मामला जो है आपको दोबारा सिखाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फटाफट बस मेरे साथ बनाते जाओ और एक बार चीजें सुनते चले जाओ, उसके बाद अच्छे तरीके से दोबारा इलेबोरेट कराऊंगा। याद कराने की जिम्मेदारी पूरी पूरी मेरी है, टेंशन मत लो।
वस्कुलर टिश्यू मतलब जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले टिश्यू हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जाइलम जो है गुरुजी वो आपका बेसिकली क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा मेनली, और फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो ये जो वस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो वस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपके एब्सेंट है एल्गी में, बहुत छोटी बॉडी होती है, जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं पड़ती। एब्सेंट है आपके ब्रायोफाइट में, पहली बार देखने को मिले टेरिडोफाइट में, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में और एडवांस लेवल के हो गए, और मेरे दोस्त एंजियोस्पर्म में और एडवांस लेवल के हो गए। पर पहली बार जाइलम और फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम कहां देखने को मिला, जाइलम और फ्लोएम कहां देखने को मिले, आपको पी फॉर टेरिडोफाइट में देखने को मिले। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। करेक्ट? फटाफट बताइए मेरे भाई, यहां तक की बातें क्या सबने लिख ली हैं? यहां तक की बातें क्या सबको क्रैक है? और बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, है ना? और बताएंगे, अभी चर्चा होगी इस पे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, है ना? कुछ हमारे दोस्त आए हैं आज, सभी लोगों का स्वागत है। नो वॉइस वाले सभी लोगों को मेरा सलाम प्रणाम, वेलकम टू द क्लास। कई दिन हो गए थे यार, कहां थे यार तुम? मैं मिस कर रहा था तुमको। सारी क्लासें अगर अच्छी अच्छी चल रही होती हैं तो मैं घबरा जाता हूं कि मेरे दोस्त कहां चले गए, है ना? कहीं इनकी नौकरी तो नहीं छूट गई। आज आए हैं, थोड़ा लेट हो गए आप, लेकिन आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आते रहा करो यार, क्लास में मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। लाइट भी चली गई है, मैं झूठ बोल रहा था, इतना पीटूंगा ना अंदर घुस के। आ जाओ भाई, नहीं नहीं स्वागत है, बैठो, बात सुनो। आइए, एक एक चीज को बहुत गौर से सुनना। लिखने का काम अगर कर लिया है बहुत अच्छी बात है, लिखने का काम अगर नहीं हुआ है, वैसे तो आपको मेरे साथ साथ लिखना चाहिए, फिर भी अगर लिखने का काम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए अपने पेन को साइड में रख दो, मेरी बात सिर्फ और सिर्फ गौर से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। लिखने का काम होता रहेगा, स्पेस छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में सिर्फ 2 शब्दों के बारे में। मैंने बताया एक प्लांट जो है उसमें 2 तरीके के सेल्स हो सकते हैं। पहला हैप्लॉइड सेल्स, जैसे आपकी बॉडी है, समझ लो मैं एक प्लांट हूं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि विपू भैया जो है एक प्लांट है, तो मेरी बॉडी के जो ज्यादातर सेल्स हैं वो कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। मेरे हाथ का कोई भी सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, मेरे गाल का सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, मेरी आंख का सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, मेरे लंग्स का सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, मेरे लिवर का सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, किडनी का सेल निकालो डिप्लॉयड होगा, पैर के सेल निकालो स्किन के डिप्लॉयड होंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरी बॉडी में जो गैमीट बन रहे होंगे, जो स्पर्म बन रहे होंगे, क्या वो स्पर्म, क्या वो गैमीट्स हैप्लॉइड बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर। यानी मेरी बॉडी में कुछ सेल्स तो ऐसे हैं जो कि हैप्लॉइड है, अधिकतर सेल्स डिप्लॉयड है, 99.9999% सेल्स डिप्लॉयड हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे सेल्स हैं ना जो हैप्लॉइड हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉइड क्या होता है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, आराम से सुनिए भाई। मेरी बॉडी में जो सेल्स हैं, है ना, उनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं। 23 क्रोमोसोम्स मुझे मेरी मम्मी ने दिए, ओवम से आए, और 23 क्रोमोसोम मुझे मेरे पिताजी ने दिए, स्पर्म से आए। जब स्पर्म और ओवम का मिलन हो गया तो एक जाइगोट बना जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं। एक ये जो पीला वाला सेट है, ये जो 23 क्रोमोसोम है, ये माताजी ने दिए, और ये जो लाल वाला सेट है, ये जो 23 क्रोमोसोम है, पिताजी ने दिए। जब ये क्रोमोसोम्स मिल गए तो मेरे पास 2 सेट हो गए, और मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स अब होने लगे, क्योंकि जो जाइगोट बना इसने अपने जैसे और सेल्स बनाए जिनमें 46 क्रोमोसोम्स ही हों। लेकिन मैं जब आगे चल के गैमीट बनाऊंगा तो मेरे दोस्त मैं भी तो मियोसिस करूंगा, और आपको मैं मियोसिस अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। तो वहां पर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स के जो सेट्स हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिन्होंने जोड़ा बना लिया है, ये क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। तो मेरी बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पहुंचेगा, इन्हें मैं हैप्लॉइड कहता हूं। एन कहता हूं, एन का मतलब एक सेट। तो मेरा जो स्पर्म होगा उसमें क्या एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा? बिल्कुल सर, तो इट इज एन। लेकिन मेरा जो नॉर्मल चीक का सेल है उसमें क्या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मेरे पास होंगे? बिल्कुल सर, तो इट इज 2n, यानी मेरे पास 2 सेट हैं, तो इसे 2n कह दिया। तो मेरी बॉडी के ज्यादातर सेल्स, अगर मैं एक प्लांट होता तो मेरी बॉडी के ज्यादातर सेल्स कैसे होते? सर, आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड होते। यानी आपकी बॉडी अगर एक प्लांट की बॉडी होती तो आप स्पोरोफिटिक प्लांट होते, ज्यादातर सेल्स आपकी बॉडी में डिप्लॉयड होते, और चुनिंदा सेल्स ही हैप्लॉयड होते। लेकिन समझ लीजिए मैं एल्गी हूं, मैं अगर एल्गी हूं तो समझ लीजिए मेरा इतना सा जो हाथ है ये आपका डिप्लॉयड है, बाकी पूरी की पूरी समस्त बॉडी जो है ये आपकी हैप्लॉयड है। तो अगर मैं एल्गी हूं तो मेरी बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो हैं ये एन है, हैप्लॉयड हैं, और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो है ये डिप्लॉयड है।
तो मेरी बॉडी में डोमिनेंट पार्ट कौन सा हुआ सर? आपकी बॉडी में जो डोमिनेंट पार्ट है कौन सा हो गया? हैप्लॉइड वाला पार्ट हो गया, गैमेटोफिटिक पार्ट हो गया। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, इन्हें गैमेटोफिटिक प्लांट कहते हैं। और कई ऐसे प्लांट हैं जिनमें बॉडी के ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, इन्हें स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं। आज के बाद ये डेफिनेशन मत भूलना बिल्कुल भी, है ना? अपने आप को कुर्बान कर दिया भाई, तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में खुद को पेड़ बना लिया। यस, आराम से देखो। अब जैसा मैंने कहा कि जब आप एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाओगे, आप सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ बढ़ रहे होगे। तो क्या ये एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है? यस गुरुजी। ब्रायोफाइट एल्गी से एडवांस है? यस गुरुजी। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से भी एडवांस है? यस गुरुजी। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से एडवांस है? यस गुरुजी। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है? जी गुरुजी। तो क्या ये एक एक पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया कि आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव कर रहे हैं? बिल्कुल गुरुजी, आराम से बात समझ में आ गई। दूसरा मैंने कहा अब ये एल्गी जो है सबसे सिंपलेस्ट है, तो इसकी बॉडी सिंपल थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड का मतलब ना इसके पास असली पत्ता है, ना इसके पास असली जड़ है, ना इसके पास असली तना है। इट डू नॉट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। इसके पास पत्ती जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है लोअर लेवल का, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है लोअर लेवल का, रूट जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है लोअर लेवल का, लेकिन इसके पास असली रूट स्टेम लीफ नहीं है। ऐसे प्लांट की बॉडी को हम लोग थैलॉइड या थैलस कहते हैं। तो यहां थैलस फॉर अ रीजन पाया जाएगा, एंड ब्रायोफाइट में भी सेम थैलस आपका पाया जाएगा। अगर आप टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो यहां ये थैलस से ऊपर बढ़ चुके हैं। यहां भी आपको प्रोथैलस नाम की एक स्टेज मिलेगी, पर वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर जो मेन प्लांट होता है मैच्योर प्लांट, उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को मिलेगी। अब टेरिडोफाइट में ही देखने को मिल रही है, तो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो और एडवांस लेवल के हैं, इनमें भी असली पत्ता, असली रूट, असली स्टेम देखने को मिलेगी। जैसा मैंने बताया कि एल्गी ब्रायोफाइट थोड़े लोअर लेवल के प्लांट हैं, तो इनकी बॉडी में ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होंगे, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होंगे। तो क्या इनकी बॉडी गैमेटोफिटिक होगी? यस गुरुजी। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो प्लांट की बॉडी के सेल है डिप्लॉइड होंगे, ज्यादातर प्लांट की बॉडी के सेल्स जो है डिप्लॉइड होंगे। तो क्या इनकी बॉडी स्पोरोफिटिक होगी? बिल्कुल होगी। तो मेरे दोस्त, इनकी लाइफ साइकिल अगर आप देखें, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड हैं तो गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड है स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड है स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर सेल्स डिप्लॉइड है स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल। जैसी आपकी बॉडी वैसा आपका नाम, वैसा ही आपका काम। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं कहता हूं एल्गी की बॉडी में ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, एल्गी की बॉडी में ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, सिर्फ इतना सा पार्ट डिप्लॉइड है, तो इतना सा पार्ट जो है ये खुद की रसोई थोड़ी बनाएगा, अलग से खुद का चूल्हा चौका थोड़ी जलाएगा। ये क्या करता है, इतनी बड़ी बॉडी है, इसी के सामने ऐसे भोला बन के बैठ जाता है, कुछ दे दो साहब। तो ये जो है बड़ी बॉडी, इस पे जॉन अब्राहम कर देती है, रहम कर देती है कि तू भी खा, है ना, मौज मस्ती काट भाई के राज में, है ना, और कुछ चाहिए हो तो बताना। तो यहां पर ज्यादातर बॉडी के सेल्स जो हैं हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफाइट हैं। तो ज्यादातर बॉडी जो है, बड़ी वाली बॉडी, ये अपना खाना बना लेती है और इसको भी दे देती है। यस, तो गैमेटोफाइट जो है ये अपना खाना खुद बना लेती है। तो इस गैमेटोफाइट को हम इंडिपेंडेंट पार्ट या फोटोसिंथेटिक पार्ट कहते हैं। ये अपना खाना बनाती है और साथ स्पोरोफाइट को भी दे देती है। तो स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। सिमिलरली जो ब्रायोफाइट थे, इसमें भी मेन प्लांट बॉडी जो है ये हैप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। तो यहां भी गैमेटोफाइट खुद का खाना खुद बना लेता है और स्पोरोफाइट को जो है थोड़ा बहुत खाना अपने साथ साथ ऑफर कर देता है। यहां भी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। अगर मैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करूं तो ज्यादातर जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, सिर्फ जो गैमीट वगैरह बन रहे हैं यही हैप्लॉइड है। तो इन हैप्लॉइड गैमीट्स को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन आसपास के डिप्लॉइड सेल्स ही दे देते हैं। यहां हैप्लॉइड सेल कम है तो ये खाना नहीं बनाते, डिप्लॉइड सेल बहुत ज्यादा है तो ये खाना बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट खाना बनाता है, गैमेटोफाइट खाना नहीं बनाता, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। तो यहां आप लिखेंगे गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट डिपेंड्स अपॉन स्पोरोफाइट। तो यहां तो सारी चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, जो मेन कंसेप्ट आता है वो आता है टेरिडोफाइट में। जब मैं आपको टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मेरे भाई कि पी फॉर टेरिडोफाइट में पी फॉर फोटोसिंथेसिस होती है हर फेज में, चाहे गैमेटोफाइट हो, चाहे स्पोरोफाइट हो, चाहे गैमेटोफाइट हो, चाहे स्पोरोफाइट हो, दोनों के दोनों ही टेरिडोफाइट में पी फॉर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पी फॉर टेरिडोफाइट, यहां दोनों फेज इंडिपेंडेंट होते हैं, सबसे स्पेशल कैटेगरी है।
यस, एंड पी फॉर टेरिडोफाइट में ही पी फॉर फ्लोएम एंड जाइलम देखने को मिले, उसके बाद देखने को मिलते चले जाएंगे, उससे पहले मिले नहीं। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं अच्छे तरीके से? अब कोई आपको बोले अभी आपने एंजियोस्पर्म पढ़ा नहीं है, जिम्नोस्पर्म पढ़ा नहीं है, टेरिडोफाइट पढ़ा नहीं है, एल्गी भी नहीं पढ़ा, मैं आपको बोलूं भाई ब्रायोफाइट के बारे में मुझे 5 पॉइंट्स बताओ। सर ब्रायोफाइट जो है ये एल्गी से ज्यादा एडवांस होता है, 1 पॉइंट। सर ब्रायोफाइट जो है इसमें थैलॉइड बॉडी पाई जाती है, 2 पॉइंट, जिसका मतलब यह है कि इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं पाए जाते, 3 पॉइंट। इसकी बॉडी जो है इसके मेन सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, 4 पॉइंट, इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल को गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, 5 पॉइंट। इसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को नहीं मिलते, 6 पॉइंट। इसमें गैमेटोफाइट जो है ये अपना खाना खुद बना लेता है, इंडिपेंडेंट होता है, 7 पॉइंट। और स्पोरोफाइट अपना खुद का खाना नहीं बना पाता है, दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स अपॉन गैमेटोफाइट, 8 पॉइंट। क्या मैं ब्रायोफाइट बिना पढ़े उसके बारे में 8 पॉइंट आपको बता पाया? बिल्कुल सर। सिमिलरली और भी बातें देख लो मेरे दोस्त, और भी कई सारी बातें हैं जो आप नाम से ही निकाल सकते हो। जैसे आप में से कई कह रहे हैं सर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये 9वां पॉइंट हो गया। जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की खास बातें क्या थी? फल और फूल। अगर फ्लावर दिख जाए कहीं पर किसी प्लांट में, इसका मतलब पक्का एंजियोस्पर्म है। फ्रूट दिख जाए, पक्का एंजियोस्पर्म है। तो 2-3 बातें और पता है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाए जाते हैं, नंगे पुंगे सीड पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब यह है, जिम्नो मतलब नेकेड यानी नंगे पुंगे, अनकवर्ड, और स्पर्मा मतलब सीड यानी ऐसे सीड जिनके ऊपर फ्रूट नहीं है, सिर्फ बीज बीज देखने को मिलेगा, ऊपर फ्रूट नहीं है। तो यहां फ्रूट एब्सेंट, यहां फ्रूट प्रेजेंट। और भी 8 पॉइंट तो मिनिमम निकाल के बताए हैं मैंने सिर्फ इस टेबल से। अगर मैं घुस जाऊं खोपड़ी पे तेल लगा के इनके नामों में, क्या 4-4 पॉइंट और नहीं निकाल पाऊंगा? भाई का टैलेंट तुम जानते ही हो, अब तो पढ़ते हुए इतने दिन हो गए हैं, महीनों हो गए हैं। अगर भैया इज्जत से नामों के अंदर घुस जाया जाए, क्या 3-3, 4-4 पॉइंट और नहीं निकाल देंगे? एनसीईआरटी में हर प्लांट के बारे में मुश्किल से 20-25 पॉइंट हैं। इस टेबल के आधार पर 8 से 10 पॉइंट तो आप यूं निकाल पा रहे हो। क्या आपका आधा काम यहीं पर तोड़ मरोड़ दिया गया है? बिल्कुल सर। एंड दिस इज द हैक। भाई जितना दिमाग को खाली रखोगे उतना ही तो बेहतर पढ़ पाओगे। अगर यही चीज मैं लिखवा दूं थ्योरी के फॉर्मेट में और भरवा दूं भाई पन्ने, तो दिमाग पे लोड भी तो आएगा, याद भी तो करना पड़ेगा। पर यहां पर सारी चीजें इतनी लिंक्ड हैं, और जब मैं आपको ब्रायोफाइट पढ़ाऊंगा दोबारा से ये दिखाऊंगा, टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगा दोबारा से ये दिखाऊंगा। अल्टीमेटली यू विल रिवाइज दिस टेबल फॉर मोर देन 5-6 टाइम्स इन द क्लासरूम इटसेल्फ। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये टेबल तो दिमाग में छप चुका है। 8-10 पॉइंट तो हर प्लांट के बारे में मैं आपको अंधेरे में भी पूछ लूंगा ना, तो भी आप अपने दिमाग में एक इमेज बना के बता दोगे कि क्या हो रहा है। करेक्ट? बहुत शानदार। यहां तक की बातें क्या आप सभी लोगों को, मेरे सारे भाइयों को, बहनों को क्लियर है? फटाफट बताइए। इफ यस तो हम लोग हमारी पहली कैटेगरी को शुरू कर देते हैं। इस कैटेगरी की पढ़ाई यानी एल्गी की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आई मेरे भाई? फटाफट बताओ। यस 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 यस, फटाफट बताओ मेरे भाई। क्या हम लोग इस टेबल के बाद एल्गी पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हैं? झटपट बताइए। यस, आ जाओ मेरे भाई। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं एल्गी के, कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक बेसिक पॉइंट वो जान लेते हैं, हल्के हल्के पॉइंट्स जो कि हमें पहले से ही पता है। भाई एल्गी जो है प्लांट है, प्लांट है, तो आप क्या कहेंगे? एल्गी जो है सिंपलेस्ट प्लांट है, तो आप कहेंगे इट इज सिंपलेस्ट प्लांट। इसकी बॉडी कैसी है भैया? थैलॉइड है, इट हैज थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है? इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं पाई जा रही है, इट हैज थैलॉइड बॉडी। ठीक है। एल्गी अगर प्लांट है तो प्लांट की एक खास बात क्या होती है? प्लांट की खास बात गुरुजी ये होती है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये फोटोसिंथेसाइज करेंगे, फोटोसिंथेसाइज करेंगे। करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस इनमें खूब हो रही होती है। दे आर लार्जली एक्वेटिक। लार्जली एक्वेटिक बोले तो ज्यादातर जो हैं ये आपके पानी में पाए जाते हैं या पानी के आसपास पाए जाते हैं। लार्जली एक्वेटिक मतलब आप कह सकते हैं दे आर मोस्टली एक्वेटिक। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पानी में ही मिले, एक आधा जो है पानी के आसपास भी मिल सकता है, आसपास पानी होना चाहिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल लार्जली एक्वेटिक ये फ्रेश पानी में भी पाए जा सकते हैं, ये खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ये फ्रेश पानी, खारे पानी के अलावा और कहां कहां देखने को मिल सकते हैं मेरे भाई? खुद बताइए। ये मिल सकते हैं आपको
मॉइस्ट सॉइल में, गीली मिट्टी में, मॉइस्ट रॉक में, गीले पत्थर पे, या किसी मॉइस्ट ट्री पर, किसी पेड़ पे लदे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक और मेन प्रॉपर्टी है। वो मेन प्रॉपर्टी क्या है? दैट दे ऑल्सो शो एसोसिएशन। एल्गी जो है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलजुल कर भी रहना पसंद करते हैं, तो एल्गी शोज डिफरेंट एसोसिएशंस। ये अलग अलग टाइप की क्या दिखाती है? एसोसिएशन दिखाती है। तो मेरे दोस्त कैसी कैसी एसोसिएशन यहां पर हो सकती हैं? एक एसोसिएशन तो आप पढ़ के आए हो, फटाफट बता दो। एक एसोसिएशन जो कि सर हमारे दिमाग में एकदम छप चुकी है, वो है लाइकन। इसको तो पिछले चैप्टर में अभी एक दिन पहले ही पढ़ा था। मतलब हमारा जो लास्ट लेक्चर था फंगस के बारे में, जहां हमने डिस्कशन की थी वायरस वायरॉइड से पहले, वहां पर लाइकन की डिस्कशन हुई थी। यहां पर एल्गी जो है ये दोस्ती यारी कर लेता है किसके साथ? फंगस के साथ। फंगस जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, एंड एल्गी जो है बदले में खाना प्रोवाइड कर देता है फंगस को। तो दोनों की दोस्ती यारी गहरी हो जाती है। यहां पर लाइकन नाम की एसोसिएशन ये दिखाता है, और एल्गी जो है ये एक और एसोसिएशन दिखाता है विद स्लोथ बियर। स्लोथ बियर कहीं पर दिखाई दे रहा है स्लाइड में? ये जो हरा भरा जो है ये टेडी बियर नहीं है, ये आपका स्लोथ बियर है। ये आपका स्लोथ बियर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो स्लोथ बियर जो है ये किस तरीके से एल्गी के साथ एसोसिएट करता है, गौर से सुनना, है ना। तो एल्गी जो है इसकी बॉडी पे जमा हुआ है, इसके बालों में जमा हुआ है। तो स्लोथ बियर जो है ये नहा धो के आता है, तालाब से बाहर निकलता है, ये भी पानी के आसपास रहता है, पानी के आसपास गीली पीली जगहों पर रहता है। तो अल्टीमेटली इसकी जो जुल्फे हैं, है ना, इनमें पानी भर जाता है। जैसे आप नहा के आते हो तो आपके बाल गीले हो जाते हैं ना, ऐसे ही इस स्लोथ बियर की गीली गीली जुल्फों में कौन बैठ जाता है? आपके मॉइस्ट इलाके में कौन बैठ जाता है? पानी या पानी के आसपास कौन रह सकता है? ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी इसके बालों में जाकर के बैठ जाता है। तो एल्गी को बैठने की जगह मिल गई, गीला गीला मौसम, गीला गीला सावन मिल गया। और ये जो स्लोथ बियर है ये सोतलू बहुत है, सोता रहता है। तो अल्टीमेटली इसको क्या चाहिए कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जंगल में रहता है तो सोचता है आसपास भैया खूब सारे लोग मुझे देख रहे हैं, अगर किसी पेड़ पे सो जाऊं हरे कलर की चादर ओढ़ के तो मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा। पेड़ों के बीच में, पत्तों के बीच में हरे कलर का स्लोथ बियर किसे कहां ही दिखाई देगा, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसको यह फायदा है कि ये हरा हो गया तो एक कैमोफ्लेज कर पाएगा, यानी छुप पाएगा। और एल्गी को मजा आ गया, इसकी गीली जुल्फों में सोने का मजा मिल गया। तो मेरे दोस्त स्लोथ बियर जो है इसके साथ भी एसोसिएशन हो जाती है किसकी? एल्गी की, राइट। तो स्लोथ बियर प्लस एल्गी की भी एसोसिएशन हो सकती है। तो एल्गी कैन लिव इन वेट हेयर ऑफ बियर। ये जो स्लोथ बियर है इसकी गीली गीली जुल्फों में जाकर के सो गया है कौन? आपका एल्गी। और स्लोथ बियर जो है इट बिकम्स ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज। इसको छुपने की जगह मिल जाती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है इसके लिए पत्तों में छुपना। इट बिकम्स ग्रीन फॉर कैमोफ्लेज, करेक्ट, कैमोफ्लेज। जैसे हमारे भारत के जो फौजी भाई हैं उनकी यूनिफॉर्म जो है इसे भी हम कैमोफ्लेज ही कहते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पड़ोसी देशों की तरह काला पहन लिया ऐसे खड़े हो गए, हे। दूर से ही देख के भरने से कोई गोली मार देगा। रेगिस्तान में अलग से ही काले पीले जो है पकड़े जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन मेरे दोस्त हमारी जो यूनिफॉर्म है उसमें देखोगे मिट्टी का भी कलर है, उसमें ग्रीन ग्रास का भी कलर है। इट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि अगर कोई फौजी भाई हमारा बर्फ में है तो भी उसको पकड़ना पहचानना बहुत मुश्किल है, विच इज अ ग्रेट थिंग, जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन बढ़िया तरीके से हो पाए। अगर वो रेगिस्तान में ड्यूटी कर रहे हैं तो भी उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए, अगर वो जंगल में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो भी उनकी बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन हो पाए। तो जिसने भी यूनिफॉर्म बनाई है उनको एक सल्यूट है कि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो सबसे प्यारी यूनिफॉर्म है। वैसे अपने देश के प्रति सबको प्यार होता ही है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ये साइंटिफिकली डिजाइंड यूनिफॉर्म है। इसी को हम बायोलॉजी में कैमोफ्लेज फेनोमेना भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे आप पढ़ोगे। अभी आपने अगर फ्रॉग पढ़ लिया है तो फ्रॉग भी आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको कैमोफ्लेज के बारे में बताया जाता है ना, प्रोटेक्टिव कलरेशन के बारे में बताया जाता है। तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो है ये भी पेड़ पे मस्त बैठ जाता है, कोई इसको देख नहीं पाता तो चुपके से अपनी नींद पूरी कर लेता है ना। तो यहां पर भी जो है मस्त काम हो जाता है। तो यहां तक की बात मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, इसीलिए इसको सबसे पहले पढ़ रहे हैं।
इसकी बॉडी थैलॉइड है, यानी इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को नहीं मिल रही। प्लांट है तो भैया फोटोसिंथेसिस करेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। लार्जली यानी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और बाकी पानी के आसपास लैंड पर भी देखने को मिलते हैं, जैसे गीली मिट्टी में, गीले पत्थर पे या फिर पेड़ पे पाए जा सकते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं, जैसे एल्गी जो है फंगस के साथ अगर एसोसिएट हो रहा है तो इसे लाइकन कहा, और स्लोथ बियर के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, जो हमने यहां पर बियर बना हुआ देखा। करेक्ट है जी, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? झटपट बताइए, फटफट बताइए। यहां तक की बात सबको क्लियर है, तो हम आ जाते हैं इनकी हैबिट पे कि इनकी शक्लें कैसी हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर हैबिट। ये एक हैबिट है। क्या हैबिट है? हैबिट मतलब दिखते कैसे हो, शक्ल क्या है। आधार कार्ड पे चौंटा जो है, फोटो जो है कैसी आई हुई है, दैट इज हैबिट। कि कोई चीज जो है उसका फॉर्म कैसा है, दिखती कैसी है, उसे हम हैबिट कहते हैं। हैबिटेट मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कहां रहता है, हैबिट मतलब कैसा दिखता है। तो हैबिट जो है इट इज वेरी डाइवर्स, अलग अलग प्रकार की हैबिट हो सकती है। इट इज वेरी डाइवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कॉलोनियल हैबिट के बारे में, तो कॉलोनियल हैबिट कहां देखने को मिलेगी? मिस्टर वॉलवॉक्स में। ये आपको वॉलवॉक्स दिखाई दे रहा है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर और छोटे छोटे फुटबॉल है मेरे भाई, इन्हें हम डॉटर कॉलोनी कहते हैं। अंदर भी आपकी छोटी छोटी फुटबॉल है, बड़े फुटबॉल के अंदर। तो एक कॉलोनी में पाए जाते हैं छोटे छोटे वॉलवॉक्स जो है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक खुद का झुंड, एक खुद का समाज बना लिया है, एक कॉलोनी बना ली है। इन कॉलोनी को प्यार से आप क्या कहते हैं? ये जो कॉलोनी है इनके लिए साइंटिफिक शब्द क्या है? सीनोबियम। इनके लिए साइंटिफिक शब्द है सीनोबियम। कॉलोनी को हम सीनोबियम कहते हैं। वॉलवॉक्स की कॉलोनी का नाम सीनोबियम है। आप कैसे बनाएंगे डायग्राम? एक गोल मटोल फुटबॉल बनाओ, उसके अंदर 3 गोले बनाओ, ये आपका पेरेंट कॉलोनी, ये आपकी डॉटर कॉलोनी, ऐसे आप एक विजुअल डायग्राम बना सकते हो। तो ये है कॉलोनियल। एल्गे जो है फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये बात आपने कहां पढ़ी हुई है? सर चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ी हुई है कि फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, एंड जो आपके फंगस हैं ये आपकी फ्रेगमेंटेशन दिखा सकते हैं। तो वहां फिलामेंटस एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था। तो यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा जो हैं ये आपके कैसे हो जाते हैं? फिलामेंटस हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये आपका यूलोथ्रिक्स है तो इसके फिलामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपका यूलोथ्रिक्स है जिसके डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आप एकदम अलग अलग टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हो नया यूलोथ्रिक्स बनाने के लिए। तो ये अपने फ्रेगमेंट से, अपने टुकड़ों से नया यूलोथ्रिक्स भी बना सकते हैं। और मेरे दोस्त दे कैन बी मैसिव ऑल्सो, बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। ये कई फीट लंबे, कई मीटर लंबे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेराइन एक एल्गी है जिसको हम कहते हैं केल्प। मेराइन एल्गी का नाम है केल्प, जो कि आपका 100 मीटर तक लंबा भी हो सकता है। कई पेड़ हैं उनसे भी लंबा हो सकता है, इतनी ज्यादा इसकी हाइट हो सकती है। इट कैन बी मैसिव, यानी ये जो आपके एल्गी हैं गोले मोले भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। गोलू मोलू भी हो सकते हैं, गोले मोले भी हो सकते हैं। दैट इज वॉलवॉक्स यानी कॉलोनियल है। यहां पर ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं ये आपके फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ये आपके यूनिसेलुलर से भी हो सकते हैं, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास। और मेरे भाई ये आपके मैसिव भी हो सकते हैं, जैसे कि मेराइन यानी खारे पानी में पाए जाने वाला केल्प, जिसकी हाइट 100 मीटर तक भी हो सकती है। यूनिसेलुलर की अगर आप बात करें तो आपका एक ऐसा हो सकता है क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर जो है एक ऐसा हो सकता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी, फुटबॉल जैसे कॉलोनियल भी, अलग अलग फिलामेंट कंटेन करने वाले फिलामेंटस एल्गी भी, और बहुत लंबे चौड़े आपके बड़े पत्ते जैसे केल्प भी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे बाकायदा केल्प के बारे में तो आपको इसका डायग्राम भी मैं दिखाऊंगा। इनकी हैबिट जो है डाइवर्स हो सकती है। इतनी बात चमकिया नहीं, फटाफट बताइए। अब स्पाइरोगायरा आपने पहले से देखा हुआ है जीवन में, है ना, तो पता है फिलामेंटस होता है। वॉलवॉक्स यहां पर दिखा दिया, इसकी कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं? सीनोबियम कहते हैं। एंड मेरे दोस्त जो मैसिव आपका सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट जो आपका एल्गी होता है, इसे हम केल्प कहते हैं, जो खारे पानी में पाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? तो झटपट बताइए, फटफट बताइए। यहां तक की बातें क्लियर है? करेक्ट, बहुत शानदार। अब मेरे दोस्त मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं यहां तक। अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, अभी मैं आपको यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं। अभी कुछ पॉइंट्स रहते हैं।
अभी आपको थोड़ा सा मैं रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताऊंगा, तो अच्छे से आप आगे के सवाल कर पाएंगे। यहां तक मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा देता हूं, आराम से देखें। मैंने कहा एल्गी जो है इनमें क्लोरोफिल होगा, भैया प्लांट हैं तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, खाना खुद बनाएंगे यानी ऑटोट्रॉफिक होंगे, बात हमें पहले से पता है। सिंपल होंगे क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है। थैलॉइड होंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस, ये आपका बेसिकली ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ बियर नहीं करते। सिंपल होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, असली रूट स्टेम लीफ इनमें नहीं है। लार्जली एक्वेटिक होंगे यानी मेरे दोस्त ज्यादातर ये पानी में रहेंगे, फ्रेश पानी में भी रह सकते हैं एंड खारे पानी में भी रह सकते हैं और पानी के आसपास भी रह सकते हैं, जैसे मॉइस्ट पत्थर पे, गीली मिट्टी में, या फिर आपके गीली लकड़ी पे या किसी पेड़ पे भी चिपके हुए हो सकते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन भी दिखाते हैं, जैसे जब फंगस के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो इसे लाइकन कहा जाएगा, या ये अलग अलग एनिमल्स के साथ जैसे स्लोथ बियर के साथ भी एसोसिएशन दिखा सकते हैं, उसको भी हरा भरा कर सकते हैं उसकी जुल्फों में बैठ करके। अगर आप इनका फॉर्म एंड साइज देखें, यानी अगर आप इनकी हैबिट देखें तो इट इज वेरिएबल, इट इज वेरी डाइवर्स। फॉर एग्जाम्पल ये फुटबॉल जैसे भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, एंड मेरे दोस्त ये जो है आपके खारे पानी में पाए जा सकते हैं जैसे कि केल्प, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव हो सकते हैं, इनकी जो लेंथ है ये 100 मीटर्स तक की भी हो सकती है, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है। करेक्ट। अब रिप्रोडक्शन देखेंगे कि ये कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जानेंगे। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हमसे हो पाए तो, आ जाओ। यहां तक हमारा आधा लेक्चर खत्म हो गया है, एक बार फटाफट देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दो जगह कंफ्यूज हो गए, उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए बस ये मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मेरा कोई मोटो नहीं है। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। यस, आओ मेरे भाई। एल्गी जो है क्या ये ऑलवेज एक्वेटिक होंगे, हमेशा पानी में पाए जाएंगे? नहीं गुरुजी, अभी आपने बताया कि ये गीले पत्थर पे, गीली मिट्टी पे भी पाए जा सकते हैं। ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, हमेशा लैंड पे पाए जाएंगे? नहीं सर, आपने बताया ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, राइट, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, बाकी पानी के आसपास पाए जाते हैं। तो ऑल एक्वेटिक नहीं करना है, मोस्टली एक्वेटिक करना है, दे आर लार्जली एक्वेटिक, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो उसके बगल में ब्रैकेट में मैंने मोस्ट भी लिखवाया था, वहीं से आंसर सॉल्व हो जाएगा। 95-96% होना चाहिए। ये क्वेश्चन जस्ट सिर्फ इसीलिए लिखवाया है जिससे आप मोस्ट या ऑल में कंफ्यूज होना बंद कर दें आज के बाद। ठीक है, आ जाओ। ओहो, ये देखो यहां पे फिर भी गड़बड़ हुई है 5%, तो ऐसी गलतियां मत करिए। यहां पर तो चलो 1-2% है, बियरेबल है, लेकिन मेरे दोस्त यहां ये जो ए में गलती हुई है, बस इस गलती को करेक्ट कराने के लिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था। तो जो 5% हमारे भाई हैं वो इस गलती को एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपका सवाल है ये आया है चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, वहां एल्गी के बारे में कुछ बताया गया था। बताओ भैया कितना तगड़ा रिवीजन है, यहां पर लिख डालो कि आपके एल्गी की सेल वॉल बनेगी किससे। सर आज तो आपने पढ़ाया नहीं, कभी तो पढ़ाया है जीवन में, रिवीजन करना तो आपका सोल पर्पस है ना, डेली जो पढ़ाया है वो जाके पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कंटेंट को, कभी भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़े से ऐसे सवाल लाता रहता हूं। हालांकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आपके कॉन्सेप्ट्स रिकैपिचुलेट होते रहने चाहिए। तो एल्गी जो है इसमें हमने कुछ खास चीजें पढ़ी थी कि सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स मैनन है, और एक और चीज मिसिंग है, उसका नाम लिख दो एक बार चैट सेक्शन में। हेमीसेल्यूलोज यहां पर नहीं पाया जा रहा था, है ना, पेक्टिन नहीं था यहां पर, हेमीसेल्यूलोज नहीं था, सेल्यूलोज के साथ गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड एक लाइन जो है एनसीईआरटी की उसको पूरा करो, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारी पूरी लाइन हो गई एनसीईआरटी की। अब ये आपका बिल्कुल प्रॉपर एकदम करेक्ट आंसर बन गया। तो एल्गी की जो सेल वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि हर प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनेगी, तो सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन आपका यहां पर गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये देखने को मिले। तो अब ये लाइन पूरी हो गई है, उत्तर हो जाता है अपना बच्चन। लगभग 66% लोगों ने सही सॉल्व किया है। अब देखो पंगा यहां पर आता है, दिस इज नथिंग बट लैक ऑफ रिविजन। यही सवाल मैं अगर आपसे उस दिन पूछता, जो कि मैंने पूछा भी था जिस दिन हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, तो उस टाइम पर काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व कर लिया था। सो मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेन यू हैव जस्ट रेड द कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा और आज क्वेश्चन पूछ लूंगा, यू विल बी एबल टू मार्क दैट, लेकिन 2 हफ्ते बाद पूछ लूंगा तो आप मार्क नहीं कर पाएंगे। सवाल इतना आसान है, खुद बताओ एक बार, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि इस सवाल की कोई भी औकात है आपके सामने? आप इतने बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे हो, क्या यह सवाल ऐसा था कि इसको सिर्फ और सिर्फ 66% लोग बता पाए?
नहीं गुरुजी, ये वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल था उस चैप्टर का, लेकिन इस चैप्टर में आते ही फुस हो गए। तो थोड़ा सा जो है इसको पेस को बरकरार रखना है। यह सवाल अभी आप कर नहीं पाओगे, यह सवाल नहीं कर पाओगे, यह सवाल नहीं कर पाओगे, यह सवाल कर पाओगे भाई, यह सवाल कर पाओगे। आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको यह बता देता हूं, डी इज नॉट द आंसर। एक बार इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना कंटेंट आपको अभी तक पढ़ा है उसी से सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी मैंने आपको रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है एल्गी में, लेकिन फिर भी आप इस सवाल को मार कर पाओगे। आई कैन लिटरली टेल यू दिस, अगर आपने थोड़ी सी खोपड़ी लगा ली, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आप इस क्वेश्चन के चीथड़े उड़ा के रख दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। यहां पर देखो मेरे भाई, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा नाम कहीं देखेले लगते हैं सर, अभी अभी बताए थे आपने कि ये आपके फिलामेंटस एल्गी हैं। फिलामेंटस एल्गी हैं तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस एंड फंगस। फिलामेंटस फंगस जो थे ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इनकी बॉडी के छोटे छोटे फिलामेंट हैं, तो ये फिलामेंट टूटेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो क्या इस बात में कोई बहुत खतरनाक चीज पूछ ली हमने? नहीं गुरुजी, कोई खतरनाक बात नहीं पूछी। जो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है वो तो फ्रेगमेंटेशन ही दिखाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा मिस्टर ए, अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। ये सबसे सही आंसर हो जाता है 86%। वेरी वेल डन, बहुत अच्छे से सॉल्व किया। Which of the following represents सीनोबियम? सीनोबियम किसमें देखने को मिलता है? झटपट सॉल्व कर दो मेरे भाई, नाम जो है ऐसे आ जाना चाहिए जबान पर। सीनोबियम अभी बताया था, ये नाम कहीं देखेला लगता है, अभी बताया था सर आपने। एक फुटबॉल जैसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर और छोटी छोटी कॉलोनी बन रही थी। इन कॉलोनी का नाम क्या था? साइंटिफिक नाम सीनोबियम था। तो ये कॉलोनियल एल्गी कौन सा था? ये फुटबॉल जैसी शक्ल किसकी थी गुरुजी? ये फुटबॉल जैसी शक्ल जो थी किसकी थी? स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस थे। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है। ये शक्ल आपकी वॉलवॉक्स की थी। उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बिकम्स द राइट आंसर। राइट, सी फॉर सीनोबियम, सी फॉर वॉलवॉक्स में पाया जा रहा है। सी फॉर वॉलवॉक्स मतलब सी ऑप्शन वॉलवॉक्स, राइट। ओके, मुझे लग रहा है कम से कम 90% लोगों ने तो कर दिया होगा, बिकॉज ये शब्द आपने यही सुना है वॉलवॉक्स में, इसके अलावा कहीं ये शब्द आप सुनोगे भी नहीं, आपकी सिलेबस की चीजों में तो नहीं है। लगभग 90% लोगों ने करेक्ट कर दिया, बहुत शानदार। आ जाओ मेरे भाई, वापस चलते हैं और थोड़ा सा कार्यक्रम को कंप्लीट करते हैं बाय डिस्कसिंग द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में रिप्रोडक्शन की चर्चा कर लेते हैं। अब भैया हम फंगस पढ़ के आए हैं यहां तक, तो हम एकदम बेवकूफ तो नहीं है। फंगस में हमने एक चीज जान ली थी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, है ना। असेक्सुअल स्पोर्स भी बन रहे होते हैं आपके फंगस में। सेम कंडीशन आपकी यहां पर आ जाएगी। अलग अलग प्रकार की रिप्रोडक्शन आपकी होती है किसमें? एल्गी में भी। तो एल्गी में जो पहली टाइप की रिप्रोडक्शन है वो कौन सी हो जाएगी? एल्गी में जो पहली टाइप की रिप्रोडक्शन है ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी हो जाएगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरी हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब मेरे भाई ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। क्योंकि ये जो एल्गी हैं ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, तो इनमें फ्रेगमेंटेशन से क्या हो सकती है? रिप्रोडक्शन हो सकती है। एग्जाम्पल फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ये जो यूलोथ्रिक्स है और स्पाइरोगायरा जो है ये आपके कैसे हैं? फिलामेंटस हैं। तो इनमें क्या हो जाएगी? आपकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। जैसे यहां पर आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें, लेट्स से यूलोथ्रिक्स का। ये इसके फिलामेंट्स हमने बना दिए। ये लेट्स से आपका एक फिलामेंट हमने बना दिया, ये आपका दूसरा फिलामेंट हमने बना दिया, है ना। और इसके बाद तीसरा फिलामेंट भी आप आधा सा बना सकते हो यहां पे, है ना। कुछ इस प्रकार का फिलामेंट आपने यहां पर बना दिया। ऑलराइट, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से खींच देते हैं। करेक्ट, बढ़िया। अब देखो ये जो फिलामेंट्स हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं ये टूटेंगे और नया नया यूलोथ्रिक्स जो है बनता चला जाएगा। तो समझ लीजिए ये फ्रेगमेंट जो है यहां से कटा, ये फ्रेगमेंट यहां से कटा। दिस फ्रेगमेंट और फिलामेंट कैन गिव राइज टू न्यू यूलोथ्रिक्स
या न्यू एल्गी, दिस फ्रेगमेंट और फिलामेंट कैन गिव राइज टू न्यू एल्गी। ये आपके नए एल्गी को गिव राइज करेंगे। सबसे आसान प्रकार की रिप्रोडक्शन है, इसे आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर मैं दूसरे रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करूं तो दूसरे रिप्रोडक्शन जो हो जाएंगे ये कैसे टाइप के हो जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वाया स्पोर्स, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, मोस्ट कॉमन स्पोर्स, मोस्ट कॉमन स्पोर्स, सबसे आसान तरीके से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मोस्ट कॉमन स्पोर्स आर फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स, आर फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स। आपको पता है ज़ूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, इनके नाम में ही जू का साउंड आ रहा है, ये आपको फंगस में भी देखने को मिल रहे थे, है ना। तो जू का साउंड आ रहा है तो ये मोटाइल है, तो जाहिर सी बात है अगर ये मोटाइल हैं तो इन पे फ्लैजेला लगे हुए होंगे, बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो यहां पर ये जो ज़ूस्पोर्स है ये मोटाइल होते हैं, इनके थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये जो ज़ूस्पोर्स हैं दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू एल्गी। ये जो ज़ूस्पोर हैं ये अलग अलग जगह पर जाएंगे, जहां पर भी जर्मिनेट होंगे नया एल्गी तैयार होगा। दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। ये नए एल्गी को गिव राइज कर सकते हैं, जहां भी गिरेंगे, जहां भी जर्मिनेट करेंगे, नया एल्गी जो है पनप जाएगा। ये बात भी हमको आसानी से समझ में आ गई गुरुजी। अब मेरे भाई यहां पर तीसरा जो आता है रिप्रोडक्शन, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां अलग अलग प्रकार के गैमीट्स बन सकते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोगैमस भी आपकी ये रिप्रोडक्शन हो सकती है। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसे दिखने वाले, और गैमस का मतलब होता है गैमीट्स यानी दोनों के दोनों गैमीट्स जो हैं एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसे आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कहा। अब ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का हो सकता है मेरे दोस्त। अगर दोनों गैमीट एक जैसे दिख रहे हैं तो ये नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन, नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन। कैसा होगा मेरे भाई नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन, ये आपके दो गैमीट हैं, दोनों के दोनों आपके सेम हैं, यानी आइसोगैमस तो हैं पर ये नॉन फ्लैजेलेटेड है। तो ये एग्जांपल यहां पर आ जाएगा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन। अगर आप देखें दूसरी कंडीशन तो ये क्या हो जाएगी, फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस, फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या हो गया, आइसोगैमस का मतलब सेम, और फ्लैजेलेटेड का मतलब यहां पर फ्लैजला भी लगे हुए हैं। तो दोनों गैमीट पे फ्लैजला भी लगे हुए हैं क्योंकि दोनों गैमीट एक जैसे हैं, आइसोगैमस हैं। ये कंडीशन कहां देखने को मिली आपको, यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स में फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस और स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन आपको देखने को मिली। तीसरी जो कंडीशन है यह है एन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस कंडीशन। एनाइसोगैमस कंडीशन में एन आइसो का मतलब क्या है, नॉन सिमिलर, यानी यहां पर मेरे भाई आपके जो दोनों के दोनों गैमीट्स हैं वो सिमिलर नहीं है, दे आर डिफरेंट इन नेचर। तो समझ लीजिए मैंने एक गैमीट यहां पर ऐसे बना दिया है फ्लैजला वाला, और एक गैमीट आपका लगभग लगभग सेम साइज का बना दिया है बिना फ्लैजला के। तो ये एनाइसोगैमस कंडीशन हो गई, दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंडीशन आपको पाई जाती है किसमें, यूडोरीना में, यूडोरीना में देखने को मिलती है। एंड लास्ट कंडीशन जो आप देख सकते हैं ये है ऊगैमस। कहीं सुनीला लगता है ये नाम, यस गुरुजी, जब आप फंगस पढ़ा रहे थे तो भी आपने ऊगैमस कंडीशन के बारे में बताया था। ऊगैमस कंडीशन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, जहां पर आपका जो फीमेल गैमीट है ये आपका बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमीट है ये आपका छोटा सा होता है, चिरकुट सा, और ये मोटाइल होता है। यानी यहां भी गैमीट एनाइसोगैमीट ही हैं, दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। तो एनाइसोगैमीट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कहीं मेल मोटाइल है, फीमेल जितने ही साइज का है, फीमेल नॉन मोटाइल है,
कहीं मेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, फीमेल छोटी है, अलग अलग प्रकार के कंडीशन। यहां पर फीमेल जब बड़ी हो, फूड स्टोर करे, नॉन मोटाइल हो, और मेल जो है वो मोटाइल हो, छोटा हो, इस स्पेशल कंडीशन को, एनाइसोगैमी की स्पेशल कंडीशन को हम oogamous कंडीशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहां पर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, एग्जाम्पल यहां पर क्या हो जाएंगे, मिस्टर वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस, मिस्टर वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। और ये जो आपके एग्जांपल्स हैं, ये मान के चलो नीट में हर ऑल्टरनेटिंग ईयर में आपसे पूछे जाते हैं। सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा आपसे पूछ लेते हैं कि भैया फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन किस में पाई जाएगी, फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड किस में पाई जाएगी, एनाइसोगैमी किस में पाई जाएगी, oogamous कंडीशन किस में पाई जाएगी। सिर्फ आपको 5 नाम याद करने हैं। फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस यूलोथ्रिक्स, फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस आपका यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस आपका स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमी आपका यूडोरिना, और वॉलवॉक्स फ्यूकस हो जाएगा आपका oogamous। तो यहां पर क्या हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी, ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे। सबसे कॉमन कौन सा स्पोर बनता है यहां, जू स्पोर, जो कि आपका मोटाइल होगा, खोपड़ी पे इसके बाल होंगे यानी फ्लैजिला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर आइसोगैमस भी हो सकती है, यानी दोनों गैमेट्स एक जैसे दिखे। दोनों गैमेट्स पे अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस कंडीशन, दोनों पे अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस कंडीशन। दोनों गैमेट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो एनाइसोगैमस कंडीशन। दोनों गैमेट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल यहां पर कंडीशन मिल रही है कि फीमेल जो है, ऊ जो है, यह आपका बड़ा गैमेट है, मेल गैमेट छोटा है और मोटाइल है, इसे हम कहते हैं oogamous कंडीशन। तो नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस मिली आपको स्पाइरोगायरा में, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस आपको मिली यूलोथ्रिक्स में, एनाइसोगैमस कंडीशन मिली यूडोरिना में, एंड आपका वॉलवॉक्स और फ्यूकस में आपको क्या देखने को मिली, oogamous कंडीशन देखने को मिली। यहां तक की बात समझ में आई। सीधा सीधा मेरे दोस्त आपको बहुत आसान तरीके से यहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने थे और कुछ भी नहीं। इसी चीज को अगर आप एनसीईआरटी में देखें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। देखिए, एल्गी जो है वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर आप वेजिटेटिव मेथड की बात करें तो जो फिलामेंटस एल्गी होंगे ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। हर फ्रेगमेंट जब टूटेगा तो नया एल्गी यानी नया थैलस जो है वो तैयार हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन जो आपको यहां पर स्पोर देखने को मिलते हैं ये है मिस्टर जू स्पोर्स, एंड क्योंकि इन पे फ्लैजिला होता है तो ये मोटाइल भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहां दो गैमेट्स का मिलन होगा, तो ये गैमेट्स जो हैं फ्लैजिला वाले हो सकते हैं और सिमिलर साइज के हो सकते हैं। इसे कहा फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस कंडीशन, जैसे कि आपके यूलोथ्रिक्स में। ये नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं एंड आइसोगैमस हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस। ये आपके डिसिमिलर गैमेट भी हो सकते हैं, यानी एन आइसोगैमस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन यूडोरिना। एंड मेरे दोस्त आपका एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट जो है, जब ये आपका स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो आपका oogamous कंडीशन इसको कहा जाता है। वॉलवॉक्स और फ्यूकस इसके एग्जांपल हो जाते हैं। एक भी पॉइंट नहीं छूटा, सीधा सीधा वी कैन मार्क ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। यहां पर आप फटाफट इस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए एक बार फटाफट। बहुत आसान सवाल, बहुत आसान जवाब। मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर इन एल्गी, एक ही असेक्सुअल स्पोर है जिसके बारे में हमने एल्गी में पढ़ा है, कौन सा है मेरे दोस्तों? क्या कोनिडिया आपने आज सुना? नहीं सर। क्या क्लैमाइडोस्पोर आपने सुना? नहीं। क्या स्पोरेंजियोस्पोर सुना? नहीं। गुरुजी हमने सिर्फ और सिर्फ जू स्पोर सुना, तो उत्तर हमारा मिस्टर भूरा, मिस्टर बी हो जाएगा। और कुछ हमने सुना ही नहीं, आज हमने सिर्फ और सिर्फ जू स्पोर के बारे में बात की है। तो जू स्पोर आपको देखने को मिल जाएगा एज ए असेक्सुअल स्पोर इन एल्गी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बच्चन हो जाएगा। बहुत आसानी से हम इस चीज को क्या कर सकते हैं? मार्क कर सकते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। आ जाओ मेरे भाई, बी मार्क कर दो। आई गेस अराउंड 90% स्टूडेंट्स जो है मार्क कर चुके होंगे, बिकॉज हमने जू स्पोर को छोड़ के किसी और का आज नाम भी नहीं लिया है। तो यहां तो कंफ्यूजन का कोई स्कोप पैदा ही नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं। अराउंड 94% स्टूडेंट्स ने मार्क कर दिया है। अब इसी का एक भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। अभी आपने 94 किया, अभी सेम क्वेश्चन में देखना आप कम करोगे, 80 से 90 के बीच में करोगे। मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन एल्गी एंड फंगस रिस्पेक्टिवली। दिस इज जस्ट टू प्रूव कि जब क्वेश्चन को आपके सामने घुमाया जाता है तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो। एंड अल्टीमेटली काफी लोग जिन्होंने ये सवाल सही किया था वो इस सेम सवाल को, सेम ही सवाल है, इसको गलत करेंगे, गारंटीड। 94% आए हैं पोल,
अभी देखना 90 से भी नीचे जाने के चांसेस हैं इस पोल के, है ना। देर आर वेरी गुड चांसेस कि 90 से नीचे रहे पोल, जबकि सवाल में कुछ भी बदला नहीं है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, पहले टाइम ऑफ हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपका इस सवाल में कैसे आपको आपके मेंटली स्टेटस के साथ खेला गया है ना, कैसे बेवकूफ बनाया गया है वो दिखाता हूं। पोल ऑफ आ जाओ मेरे भाई। सवाल यहां क्या है गुरुजी? सवाल यहां यह है कि मोस्ट कॉमन स्पोर इन एल्गी इज जूस्पोर। 94% लोगों ने मार्क किया, एकदम किया। सर एल्गी में मोस्ट कॉमन जो असेक्सुअल स्पोर है ये जूस्पोर है, हमें पता है। अगला सवाल देखो, हमने कहा मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज स्पोर इन एल्गी एंड फंगस इज रिस्पेक्टिवली। अब एल्गी में 94% बच्चों को पता है कि जो आंसर है ये क्या होगा? जूस्पोर होगा। तो जूस्पोर कहां है भाई? पहली पोजीशन पे। जेम्यूल जो है ये आपका नहीं आएगा, एप्लेनोस्पोर नहीं आएगा, स्पोरेंजियोस्पोर नहीं आएगा, जूस्पोर एल्गी एंड फंगस रिस्पेक्टिवली। तो जूस्पोर तो हमें पहले से पता है, यानी उत्तर बी आना चाहिए। देखो 90% भी नहीं आया। 6% बच्चे सिर्फ सवाल घुमाते ही बावड़े हो गए, और ये होता है। एंड दैट्स वाई, यही बात प्रूव करने के लिए, वरना दो सेम सवाल लाने का ऐसा मैं ठान के तो नहीं आया था कि दो सेम सवाल करा दूंगा, बच्चों में जो है मौत छा जाएगी, ऐसा तो नहीं। बट दिस इज जस्ट टू प्रूव कि क्वेश्चन जब जरा सा भी टिल्ट होता है आप नहीं मार्क कर पाते। आपने जस्ट अभी बताया था कि एल्गी में मोस्ट कॉमन स्पोर जूस्पोर है, तो वही भी अगर आप देख लेते तो आपका आंसर निकल जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंगस जो है इसमें कोनिडिया होगा मोस्ट कॉमन। अलग अलग टाइप के फंगस के बारे में हम जानते हैं। फाइकोमाइसिटीज में क्या थे आपके? जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, करेक्ट। एस्कोमाइसिटीज में क्या थे? कोनिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई असेक्सुअल स्पोर थे नहीं, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में थे कोनिडियोस्पोर। तो जूस्पोर एक जगह आया, एप्लेनोस्पोर एक जगह आया, कोनिडियोस्पोर दो जगह आया, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो क्या सबसे कॉमन कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर हुआ? एस्को प्लस ड्यूटेरो में आया। क्या हमें एक नई बात यहां से पता लग गई इस ऑप्शन से? अगर यही सवाल मैं आपको रिवर्स करके पूछूं, फंगस वाले टॉपिक में जाके पूछूं, तो क्या अब आप इस सवाल को मार्क कर पाएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं फंगस में सबसे कॉमन असेक्सुअल स्पोर कौन सा था, क्या अब आप मार्क कर पाएंगे कि वो कोनिडिया है या कोनिडियोस्पोर है? क्योंकि मेरे भाई एस्को और ड्यूटेरोमाइसिटीज दोनों में कोनिडिया पाया जाता है। ये इकलौता ऐसा स्पोर है जो दो जगह पाया जा रहा है, दो अलग अलग टाइप के फंगस में, तो ज्यादा कॉमन हो गया। फंगस की टोटल 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से 2 कैटेगरीज में कोनिडिया पाया जा रहा है, तो भाई मोस्ट कॉमन तो हो ही गया ना। यस, एकदम सही बात है, ये हमने मार्क कर दिया। अगला सवाल देखो भाई, एग्जाम्पल बेस्ड है, फटाफट बता दो, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना, झटपट बताइए। फ्यूकस ऊगैमस है भाई, फ्यूकस और वॉलवॉक्स ऊगैमस थे, लास्ट एग्जाम्पल बताया, सही है। यूडोरिना में एनाइसोगैमी थी, एकदम सही है। स्पाइरोगायरा आइसोगैमस था, और वो भी कौन सा? नॉन फ्लैजिलेटेड, एकदम सही है। यूलोथ्रिक्स एनाइसोगैमस नहीं था, सिर्फ यूडोरिना का एग्जांपल हमने पढ़ा था। यूलोथ्रिक्स आइसोगैमस है, वो भी फ्लैजिलेटेड, तो उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर डी, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होगा यूलोथ्रिक्स, ना कि एनाइसोगैमस। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। यस, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इजीली हमने सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर पोल काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं दोस्त, अगर पोल काम नहीं कर रहा है तो आप चैट सेक्शन में रिस्पांस दे सकते हैं। चैट सेक्शन भी अगर आपने ऑन नहीं कर रखी है ना, फॉर योर ओन सेक, तो आप अपनी कॉपी में भी रिप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहां सवाल को मार्क कर रहे हैं वो कभी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए तो नहीं थी एटलीस्ट, है ना। आ जाओ, तो ये आपके लगभग सारे के सारे सवाल बन चुके हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। 93% लोगों ने सही मार्क कर दिया है, वेल डन। अब हम एक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी दुनियादारी में एल्गी हमें क्या क्या दे सकता है। भाई एल्गी है, हमारे किसी तो काम आता होगा, या किसी और ऑर्गेनिज्म के कुछ तो काम आ रहा होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एल्गी से इस दुनिया को क्या क्या मिल सकता है। अब इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, और वो ट्रिक भी नहीं है, पूरा कंसेप्ट है मेरे भाई। ट्रिक का मतलब ये नहीं ऐसे कुछ भी बोल दूं, रामू गया मार्केट गया केले ले आया, किसी और एग्जाम्पल में रामू सेब ला रहा है, किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी और चैप्टर में रामू जो है संतरा ला रहा है, तो आप पेपर में बैठ के कंफ्यूज ही हो जाओगे कि रामू एक्चुअल में क्या लाया था। रामू नाम से ही 5 एग्जाम्पल याद करा दूंगा, एक भी याद नहीं आएगा आपको पेपर में कि एक्चुअल में रामू लेने क्या गया था। मार्केट तो गया था हाथ में फटी हुई पन्नी लेकर के, लेकिन रामू एक्चुअल में क्या लेकर के आया है आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। इसलिए रामू शामू ये नहीं खेलेंगे मेरे भाई, है ना, गोलू मोलू ये सब नहीं।
अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल यहां पर आपको दूंगा। अब मुझे बताइए, एल्गी जो है क्या ये एक प्लांट है? सर प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं तो प्लांट ही होगा, एकदम सही बात है। अगर एल्गी एक प्लांट है तो क्या फोटोसिंथेसिस करता होगा? यस गुरुजी, फोटोसिंथेसिस करता होगा। अगर फोटोसिंथेसिस करता होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लिख दें ऊपर? बिल्कुल गुरुजी, आप लिख दो, आपको कौन रोक सकता है, कलम आपके हाथ में है, जो आप बोलोगे वो लिख दोगे। अभी लिख देता हूं मेरे भाई। यहां पर मैं एक थोड़ी बहुत बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं कि भैया CO2 जो है और वाटर जो है इसको हम लोगों ने मिला लिया। CO2 जो है, वाटर जो है, इसको हमने मिला लिया और इसके अंदर हम लोगों ने सनलाइट और क्लोरोफिल को भी यूज कर लिया, है ना। सनलाइट भी चाहिए, नाम ही है फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट भी होगी। और हरे भरे प्लांट्स में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट भी होता है जो कि इस सनलाइट को ट्रैप करता है, तो आपके पिगमेंट्स भी यहां पर हैं। अब मेरे भाई फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? बाबू के लिए थाना बनता है, यानी आपका ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे C6H12O6 बनेगा, एकदम सही बात है। एंड साथ में क्या निकल जाएगा भैया? आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा, एकदम अच्छी बात है। क्या ये बात हमने यहां पर जान ली? सर ये तो बचपन से ही पता थी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि एल्गी क्या क्या कर सकता है, एल्गी के कुछ चमत्कार बताइए, तो क्या मैं आपको यह कह सकता हूं दैट इट हेल्प्स इन कार्बन फिक्सेशन। ये जो CO2 हमारे वातावरण में पाया जा रहा है और हमारे वातावरण को पॉल्यूट कर रहा है, क्या उस CO2 को खींच खींच के, वातावरण से सोख सोख के, स्टोमेटा से उस CO2 को अंदर ले लेकर क्या खाना बना सकता है आपका एक प्लांट? यस। तो आपकी मोर देन 50% जो फोटोसिंथेसिस है जो अर्थ पे हो रही है वो एल्गी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो दे डू अराउंड half of total photosynthesis और कार्बन फिक्सेशन ऑन अर्थ। इस अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसका लगभग 50% पार्ट कौन कर रहा है कन्वर्ट? बेसिकली एल्गी कर रहा है। यानी ये कार्बन से खाना बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपका लगभग 50% फोटोसिंथेसिस जो है ये कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। करेक्ट। एक बात ये हो गई, कार्बन फिक्सेशन समझ में आ गया। दूसरा, मेरे दोस्त ये क्या बनाता है? खाना बनाता है, यानी फूड बनाता है, फूड बनाता है। अब मैंने बताया कि एल्गी जो है पानी में रहता है और पानी में खाना भी बना रहा है। अगर मैं एक एल्गी हूं और मैं पानी में रह रहा हूं और मैं फोटोसिंथेसिस भी दिखा रहा हूं बहुत अच्छी खासी, तो पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो तो मेरे ऊपर ही डिपेंड करेंगे। उनकी फूड साइकिल का मैं तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हूं ना, मुझे खाकर ही कई लोग जिंदा रह रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो एल्गी है, इट इज द मेन कंपोनेंट, इट इज द मेन कंपोनेंट और प्रोड्यूसर, खाना बनाता है, और प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक फूड चेन्स, एक्वाटिक फूड चेन्स। पानी में जो फूड चेन चल रही हैं उनको कौन बेसिकली खाना प्रदान करता है? एल्गी खाना प्रदान करता है, बिकॉज इट इज द मेन प्रोड्यूसर। यही पानी में बहुत अच्छा खासा खाना बना रहा है। अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल लिख दीजिए कुछ ऐसे एल्गी का जो खूब सारा खाना बनाते हैं। तो मोर देन 70 मैराइन एल्गी स्पीसीज, मैराइन एल्गी स्पीसीज, ऐसी कई सारी मैराइन एल्गी की स्पीसीज हैं। मोर देन 70 मैराइन एल्गी स्पीसीज कैन मेक हाई अमाउंट ऑफ फूड, कैन मेक हाई अमाउंट ऑफ फूड। इनमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ फूड बनता है, देयरफॉर आप भी इनको खा सकते हो खाने के तरीके से। तो मेरे दोस्त एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एलपीएस। एलपीएस जो है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड नहीं है। यहां पर आपके 3 नाम आ जाएंगे। पहला नाम है एल का मतलब लैमिनेरिया, पी का मतलब है पोरफाइरा, एंड एस का मतलब है सारगासम।
तो लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सारगासम और इनसे मिलती जुलती 70 के आसपास खारे पानी में रहने वाले इतनी एल्गी की स्पीसीज हैं जिनको आप भी खा सकते हो, ये आपको खाना दे सकती हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने फोटोसिंथेसिस किया, यानी खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद यहां से ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये जो एल्गी हैं ये अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती होंगी, ये भी इनका काम हो जाएगा बिल्कुल। सो द इंक्रीज द अमाउंट of dissolved oxygen in their immediate environment, ये अपने आसपास के एनवायरमेंट में, अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन घोलने का भी काम करते हैं, क्योंकि अगर एल्गी फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन भी निकलेगा। अगर ऑक्सीजन भी निकलेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी एक प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस दिखाएगा, और फोटोसिंथेसिस दिखाएगा इसका मतलब कार्बन को फिक्स करेगा, कार्बन को एनवायरमेंट से ले लेकर उससे खाना बनाएगा। तो एनवायरमेंट में कार्बन कम करेगा ना मेरे दोस्त। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, उसको ले लेकर प्लांट ने क्या किया, खाना बना दिया। अब ये खाना जो है प्लांट में स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है, यानी एनवायरमेंट का कार्बन ले लेकर प्लांट ने खुद की बॉडी बना ली। महीने भीतर बन जाएगी प्लांट की सॉलिड बॉडी रहे, क्योंकि उसने क्या कर लिया, कार्बन उठा लिया इधर उधर का, यस, और इसको अपनी बॉडी में, इसको अपने शरीर में डाल दिया, है ना। और प्लांट के शरीर को जब हम खाते हैं, है ना, कोई प्लांट है जिसकी हम स्टेम खाते हैं, किसी की रूट खाते हैं, किसी का बेसिकली फ्रूट खाते हैं, तो हमने जब किसी का सीड खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, तो जब हमने प्लांट को खाया तो हमारे अंदर ये कार्बन आ गया। पर दुनियादारी में तो नहीं रहा ना, अब बेसिकली ये जो कार्बन है ये फिक्स हो चुका है। तो पहला काम यही है कि आपका कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है कौन, एल्गी, और यहां पर खाना बना देता है। खाना बना देता है तो पानी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड देने का काम करता है एल्गी, एज वेल एज 70 ऐसी स्पीसीज है जो कि एडिबल होती हैं। फॉर एग्जांपल लैमिनेरिया, पोरफायरा, सारगासम, जिनको आप भी खा सकते हो और भी ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए न्यूट्रिशियस होते हैं ये। और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी निकलता है, तो ये इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो खूब सारा ऑक्सीजन भी बना रहे होंगे, तो इनके आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है ये भी अच्छे तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी दे रहे होते हैं। और चीजें लिख लो, एक आधी छोटी मोटी चीजें और लिख लो। सम मैराइन एल्गी कैन मेक हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पानी को रिटेन कर सकते हैं, पानी को होल्ड कर सकते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोक कर सकते हैं। समझ लीजिए मेरी किताब है, इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है। अब मैं अगर उस कपड़े पे पानी डालूं और वो कपड़ा हाइड्रोकोलॉइड का बना हुआ है, तो वो पूरा का पूरा कपड़ा जो है खुद ही पानी सोख लेगा और मेरी किताब को भीगने नहीं देगा, राइट। तो ये जो कुछ मैराइन एल्गी हैं ये हाइड्रोकोलॉइड बनाते हैं, यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं, करेक्ट, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा यहां पर आपका एल्जिन। एल्जिन कौन बनाता है, ए फॉर एल्जिन बनाता है बी फॉर ब्राउन एल्गी। तो यहां पर ए और बी जो है ये एकदम कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट है, तो ए बी से याद कर लो। एल्जिन बनाता है आपका ब्राउन एल्गी। और दूसरा जो आपका हाइड्रोकोलॉइड है इसका नाम है कैराजीन। कैराजीन कौन बनाता है, रेड एल्गी। तो मेरे दोस्त रेड एल्गी जो है कैराजीन बनाएगा, तो आर 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 हो जाएगा यहां पर, है ना, राजा मौली की पिक्चर हो जाएगी आर आर आर। कैराजीन में भी आर आ रहा है, रेड एल्गी में भी आर आ रहा है। तो कैराजीन बनाया रेड एल्गी ने, एल्जिन बनाया आपका ब्राउन एल्गी ने। ए बी से आप याद कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पर कि क्लोरेला जो है इट इज रिच इन प्रोटीन, ये बहुत प्रोटीन बनाता है। तो क्लोरेला जो है ये रिच इन प्रोटीन होता है, तो इट इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस में जो भी आपके एस्ट्रोनॉट जाते हैं
ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बहुत ही लाइट प्रोटीन लेकर के जाते हैं जो कि क्लोरेला से बनता है ना। इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर है ना, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर होने के बावजूद बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाता है। तो एक क्लोरेला जब प्रोटीन बनाता है उसको हम गोलियों के फॉर्मेट में या पाउडर के फॉर्मेट में एस्ट्रोनॉट्स को दे देते हैं, क्योंकि अब वो ऊपर जा रहे हैं स्पेस में, तो अल्टीमेटली वहां मेथी के पराठे, आलू के पराठे, ये सब ऐसे 4 बैग भर के तो नहीं ले जा रहे हैं खाने के, है ना, कि डेली जो है कुरकुरे और ओएस खा रहे हैं ऊपर बैठ के। दे नीड टू मेक देयर स्पेसक्राफ्ट वेरी वेरी लाइट। वहां पे एक एक केजी के सामान से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल के ले गए, है ना। तो अल्टीमेटली वो जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें इनके न्यूट्रिशन का इतना ख्याल रखना पड़ता है कि इनको लाइटेस्ट न्यूट्रिशन देना है और बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन देना है। उसके लिए क्लोरेला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्ट्रोनॉट्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करता है एंड बहुत ही लाइट वेट है। छोटी सी डब्बी में आपकी 2-3 गोलियां अगर दिन की खाओगे तो प्रोटीन भी मिल जाएगा अच्छा खासा, एंड मेरे दोस्त बहुत ज्यादा स्पेसक्राफ्ट का वजन भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए स्पेस ट्रेवलर्स को जो प्रोटीन दिया जाता है ये आपका क्लोरेला से डेराइव्ड होता है। यस, ये बात हमने जानी। यानी 2 बात फोटोसिंथेसिस के अलावा हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ी। पहला, हाइड्रोकोलाइड एल्जिन ब्राउन एल्गी से निकला, कैराजीन रेड एल्गी से निकला, और जो क्लोरेला है ये प्रोटीन बनाता है जो कि स्पेस ट्रेवलर्स को दिया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अगार। अगर तुम मेरे होते, है ना, ये वही अगर मगर वाला अगर नहीं है, दिस इज अगार, है ना। ये जो अगार है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम 2 algae, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये अगार कहीं सुनेला लगता है, यस गुरुजी कहीं सुनेला तो लगता है, पर ध्यान नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, जब आप लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को उगाते हो, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया को आप एक प्लेट में उगाते हो जिसे हम पेट्री डिश कहते हैं या पेट्री प्लेट कहते हैं या कल्चर प्लेट कहते हैं। अब उसमें आपने क्या किया, बैक्टीरिया को खाने पीने का सामान दिया, लेकिन वो खाने पीने का जो सामान होता है ना वो लिक्विड होता है। अब सोच के देखो, बैक्टीरिया जो है उसको आपने लिक्विड में डाल दिया है। तो मेरे भाई अब आपको इस प्लेट को उठा करके फ्रिज में भी रखना है, क्योंकि फॉर प्रिजर्वेशन आप इन्हें अलग अलग जगह निकालते रहते हो। कभी आप लैमिनार फ्लो के नीचे ले जा रहे हो, कभी आप फ्रिज में रख रहे हो, कभी आप उठा के एक लैब से दूसरी लैब में जा रहे हो। तो ये जो मेरे भाई आपका अगार है ये हमें ऐड करना पड़ता है इन दैट मीडियम। अगर लिक्विड में आप बैक्टीरिया को उगा दोगे तो बैक्टीरिया ठीक तरीके से अपने पांव नहीं जमा पाएगा, ठीक से उगी नहीं पाएगा। जैसे ही प्लेट हिल रही है बैक्टीरिया भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, अरे बाप रे, ओ भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। फिर वो जान बचाने की सोचेगा या रिप्रोडक्शन की सोचेगा? रिप्रोडक्शन शांत दिमाग से करता है बैक्टीरिया भी, हालांकि उसके पास दिमाग है नहीं, वो तो यूनिसेलुलर है। पर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के न्यूट्रिशन को देखता है, कंज्यूम कर पाता है, तभी उसका ध्यान रिप्रोडक्शन पे जाता है। वो ऐसे ही हिलता डुलता रहेगा टाइटैनिक में, तो वो तो बेचारा वैसे ही डर में रहेगा कि क्या पता कब प्राण निकल जाए, उसके दिमाग में रिप्रोडक्शन करने का थोड़ी आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया को खाने पिलाने वाला जो मटीरियल है जिसे हम कल्चर मीडियम कहते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पाउडर्ड अगार ऐड कर देते हैं। ये अगार क्या कर देता है, इस मटेरियल को सॉलिडिफाई कर देता है और बैक्टीरिया उस पर आराम से बैठ सकते हैं। सॉलिड है, अब इन प्लेट्स को भी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हो। और ये जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है लैब में तो इस्तेमाल होता ही है। आप जो आइसक्रीम खाते हो जहां आपने किसी लिक्विड को जमा दिया है, आप जो जेलीज खाते हो, जेल्स वगैरह, जो आपका बेसिकली किसी मटेरियल को, किसी फ्रूट को जमाने से बना है, वो भी आपका इस अगार की वजह से ही होता है। तो अगर आप एक शब्द में लिखना चाहो तो ये जो अगार है इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, किसी भी चीज को सॉलिड कर सकता है ना। इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम और जेली को सॉलिडिफाई करने की बात हो, चाहे आपका कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई करने की बात हो। टू सॉलिडिफाई कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया, कल्चर मीडियम टू ग्रो बैक्टीरिया। करेक्ट, ये आपका क्या होता है, अगार होता है। तो कौन से एल्गी से मिलता हुआ दिखाई दिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इतनी सी बात थी। ये दोनों के दोनों रेड एल्गी हैं, आपको कल पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, है ना।
तो मैंने आपको अभी तक जितनी बातें बताई मैं पूरी की पूरी रिवाइज करा देता हूं मेरे दोस्त, इस पूरी स्लाइड में जो जो लिखा हुआ है। एल्गी अगर प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 और वाटर को यूज करेगा, खाना बनाएगा एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो पहला काम ये CO2 को यूज करता है, यानी वातावरण में CO2 की मात्रा को कम करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कार्बन फिक्सेशन करता है, पहला काम। दूसरा, खाना बनाता है। तो कई ऐसे एल्गी हैं जिनको आप भी खा सकते हो, 70 से भी ज्यादा मराइन एल्गी की ऐसी स्पीसीज हैं जिनको आप भी खा सकते हो, जैसे LPS आर एग्जांपल, लैमिनेरिया पोरफायरा सार्गासम। उसके अलावा ये अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी ऐड करता है। तो CO2 को फिक्स करेगा, खाना बनाएगा और ऑक्सीजन जो है अपने आसपास के वातावरण में ऐड करेगा। ये सारी बातें इस इक्वेशन से ही पता लग गई। उसके अलावा मैंने बताया जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, जो स्पेस में जाते हैं, उनके लिए प्रोटीन बनाने का काम भी एक एल्गी ही करता है जिसका नाम है क्लोरेला। मैंने आपको बताया था क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास अगर मैं प्रोटिस्ट साइंटिस्ट की नजर से देखूं तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, अगर मैं एज अ बॉटनिस्ट देखूं तो किंगडम प्लांट में पढ़े जाएंगे। तो इसीलिए मैंने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाते हुए टाइम कहा था आपको कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। वहां भी क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास का जिक्र हुआ था। RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था अमीबा और पैरामीशियम को उठा करके प्रोटिस्टा में रख दिया, किंगडम एनिमेलिया से निकाल करके, और क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रख दिया किंगडम प्लांट से निकाल करके। लेकिन कुछ प्लांट्स की नजर में ये आज भी किंगडम प्लांटे के ही पार्ट हैं, एल्गी में भी इनको पढ़ा जाता है। तो ये स्पेस ट्रैवलर्स को प्रोटीन देने के भी काम आते हैं। ये हाइड्रोकोलॉइड्स यानी वाटर को होल्ड करने वाले सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे एल्जिन जो कि बनाएगा ब्राउन एल्गी, AB से याद कर लो, और कैराजीन जिसमें RR का साउंड आ रहा है ये बनाएगा रेड एल्गी जो R से ही स्टार्ट हो रहा है। एंड अगार जो है ये बनाते हैं दो एल्गी जिनका नाम है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, और ये अगार जो है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी चीजों को सॉलिड कर देता है। चाहे आइसक्रीम को सॉलिड करने की बात हो, चाहे जेलीज को सॉलिड करने की बात हो, चाहे जिस मटेरियल पे आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं लैब में उसको सॉलिड करने की बात हो, ये कौन करेगा? ये मेरे भाई आपका मिस्टर अगार करेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार तुनिक तुनिक एंड डन इन द चैट सेक्शन। साइड हो गया हूं मेरे भाई, आराम से नोट कर लो। यस, आ जाओ। स्पाइरुलिना जो है उसको आप प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हो, है ना? वो भी सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, आप एकदम सही कह रहे हो, पर वो एल्गी में नहीं आएगा, है ना? वो एल्गी में नहीं आएगा। लिखो लिखो भाई लिखो, टेक योर टाइम। ओके भाई, कार्बन की पूरी साइकिल चलती है ना, जैसे समझ लीजिए प्लांट ने कार्बन लिया और अपनी पूरी बॉडी तैयार की। प्लांट की जो बॉडी है ऑर्गेनिक मैटर की बनी है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बनी हुई है, तो उसने वातावरण से कार्बन लिया और अपनी बॉडी को बड़ा करता गया, यानी उसने वातावरण का कार्बन अपनी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जो प्लांट ने प्रोवाइड की, और CO2 छोड़ रहे हैं। अब इतने सारे एनिमल CO2 छोड़ रहे हैं तो इसको वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ाने से बचाएगा कौन? प्लांट। प्लांट हमारी छोड़ी हुई CO2 को ले लेंगे और अपनी बॉडी में जमा कर लेंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि पेड़ उगाइए। पेड़ उगाओगे तो क्या होगा? जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने एनिमल्स बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा CO2 रिलीज कर रहे हैं, अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, अलग अलग कामों में जो एनर्जी लग रही है उससे कार्बन रिलीज हो रहा है। कोई तो चाहिए जो इस कार्बन को यूज करके अपनी बॉडी में स्टोर कर सके और बदले में ऑक्सीजन दे सके। सो दैट्स व्हाई प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए, उससे भी लॉस है कि प्लांट की बॉडी को अगर आपने काट दिया, अब ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना कोई प्लांट जो है वो कार्बन ले पाएगा। यस, और नया पेड़ उगाओगे तो वो कार्बन भी लेगा, खुद की बॉडी तैयार करेगा, एज वेल एज आपको ऑक्सीजन भी रिलीज करके देगा। यस, आ जाओ। यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम कल डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें। यस, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। दुनिया में जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अर्थ पे जितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लगभग उसका आधा 50% कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा, यानी अपने आसपास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा को भी ये बढ़ाएगा। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये फूड भी बनाता है फोटोसिंथेसिस से। तो पानी में रहने वाले जो एनिमल हैं उनको फूड कौन देता है? ये एल्गी ही दे रहे होते हैं। कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि एडिबल हैं, जिनको आप भी खा सकते हो। दे आर यूज्ड एज फूड। मोर देन 70 आपकी स्पीसीज है मैराइन एल्गी की जो फूड के तौर पे खाई जा सकती हैं। एग्जांपल थे LPS यानी लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड आपका सार्गासम।
कुछ आपके ऐसे एल्गी हैं जो हाइड्रोकोलॉइड यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस भी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एल्जिन नाम का जो हाइड्रोकोलॉइड है ये ब्राउन एल्गी बनाएगा, AB से याद कर सकते हो, एंड केराजिन नाम का जो हाइड्रोकोलॉइड है ये रेड एल्गी बनाएगा, RRR से याद कर सकते हो। अगार जो है ये ऐसा कमर्शियल प्रोडक्ट है जो मार्केट में मिलता है, जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से निकाला जाता है, और ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम आता है, और जो आपका कल्चर मीडियम है उसको भी सॉलिडिफाई करता है। यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको लिख लेना चाहिए, जो हमने नोट्स में बता दिया है। क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन में काफी रिच होता है, इसीलिए इसको स्पेस ट्रेवलर्स जो है ले जाते हैं खाने पीने के लिए, अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब ये जो आपका एल्गी है इस कैटेगरी को हम 3 अलग अलग क्लासेस में तोड़ते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरो मतलब हरा भरा ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और रोडो RD रेड का साउंड आ रहा है तो इसे रेड एल्गी कहा जाता है। तो कल का हमारा मोटो है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी की कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ना और इनके एग्जांपल याद करना, क्योंकि सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, एल्गी ही है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा कंटेंट एल्गी में दिया हुआ है, उससे थोड़ा कम आपका ब्रायोफाइट में, उससे थोड़ा कम टेरिडोफाइट में, सबसे कम जिम्नोस्पर्म में, उससे भी कम एंजियोस्पर्म में, है ना। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। फिर एंजियोस्पर्म को हम डिटेल में पढ़ते हैं आने वाले चैप्टर्स में, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म का है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म का है, 12th क्लास का पहला बॉटनी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म का है। फिर 3 चैप्टर जो हैं डेडिकेटेड आएंगे पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म के ऊपर, राइट। तो यहां पर आप सबसे पहले एल्गी को पढ़ेंगे 2 लेक्चर्स में। आज हमने जनरल एस्पेक्ट पढ़ा, इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद ब्रायोफाइट थोड़ा और छोटा है एल्गी से, टेरिडोफाइट थोड़ा और छोटा है, जिम्नोस्पर्म थोड़ा और छोटा है, एंजियोस्पर्म सबसे छोटा है, करेक्ट। आ जाओ, यहां तक की बात सबको क्लियर है बढ़िया तरीके से? तो फटाफट बताइए। लीडर बोर्ड में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके सवाल मैं आपको कल क्लासिफिकेशन के साथ कराऊंगा, तो आपको जानने में मजा आएगा कि भैया ब्राउन एल्गी जो है एल्जिन बना रहा था, रेड एल्गी जो है ये आपका केराजिन बना रहा था, रेड एल्गी में 2 एल्गी है जिनका नाम है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये आपके क्या बना रहे थे, अगार बना रहे थे। सो अल्टीमेटली लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम कौन कौन सी कैटेगरी के मेंबर हैं। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप क्लासिफिकेशन में समझेंगे, तो इनके क्वेश्चन इसलिए जानबूझ के छोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैं लेकर नहीं आया, जानबूझ के छोड़े गए हैं कल के लिए, क्योंकि कल जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको डिटेल में सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अभिजीत, निशात, दिव्यांश, अभिजीत आए, अभिजीत और अभिजीत, वाह। अर्जुन, याशिका, मनन, मयंक, जतिन एंड तोशित आर इन टॉप रैंक्स, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये आपका आज का लीडर बोर्ड है। डाउट्स अभी आप पूछ सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि मेन जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है। अब क्लासिफिकेशन में वैसे मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ जनरल एस्पेक्ट देखा है, थोड़ा डिटेल में बड़ी बातचीत जो है, पढ़ाई लिखाई जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। एंड आने वाले वीक से मैं कुछ कंटेंट जो है टेलीग्राम पर भी पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट क्लासेस इतनी सारी हैं कि टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो आई अपलोड समथिंग ऑन टेलीग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस, नोट्स, ऑडियो, पॉडकास्ट, बहुत कुछ। तो कुछ प्लान कर रहा हूं, इसीलिए इस वीक का ना बोल करके मैं नेक्स्ट वीक का बोल रहा हूं, बिकॉज आज मुझे कहीं बाहर निकलना है, तो ये वीक थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा मेरे लिए, बट उसके बाद वी विल स्टार्ट समथिंग बिग, है ना। आ जाओ मेरे दोस्त, वीडियो कॉल का सेटअप है नहीं मेरे भाई मेरे पास। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल ले या पंच, प्लीज बताइए। आई कांट अफोर्ड बोथ। देखो यार, मेरा जो झुकाव है वो थोड़ा सा पंच की ओर ज्यादा है, बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं, है ना। पंच इज अ होल सोल बुक, 11th-12th की एक ही बुक में सारी की सारी चीजें हैं, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, मॉड्यूल भी ले सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। गरिमा मेरी बहन, आपको जो लेना है ले सकते हो। मोहम्मद भाई, सर शादी कब है? सलमान खान की शादी के 6 महीने बाद ही मेरी शादी है मेरे दोस्त। अब आप ये सवाल सलमान खान से पूछिए जब वो आपको आंसर देंगे उसके जस्ट 6 महीने बाद का कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिएगा, हमारी भी शादी उसी टाइम हो जाएगी आसपास, है ना। व्हेन सिलेबस विल एंड, राजदीप मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप कहोगे तो मैं सिलेबस जल्दी करा सकता हूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, मस्ती का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि सर हमें सिलेबस थोड़ा सा जल्दी चाहिए, एंड उसके लिए हम एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग अगर आप देंगे तो हम देखने के लिए तैयार हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर अगर आप लोगे तो हम देखने के लिए तैयार हैं, देन आई एम डन विद दिस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं आपके लिए काम करने के लिए एकदम रेडी हूं, है ना। मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे मौके, क्योंकि मंडे टू सैटरडे आपका पैक होता है, तो मैं उस दौरान आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर आप बोलो तो सैटरडे को हम लोग शाम को कोई क्लास लगा लिया करें, 5 बजे 6 बजे, अगर आप कहेंगे तो हम सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, या किसी संडे को मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। अगर आप हर हफ्ते 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए भी तैयार हो
तो भी मान के चलिए आपका जो सिलेबस है कम से कम 2 हफ्ते पहले हो जाएगा, यानी फरवरी के महीने में ही आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। उससे भी पहले कराने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम कुछ लाइव क्लासेस एक्स्ट्रा ले लें एज वेल एज कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स डाल दें तो अगर आप बोलोगे तो काम हो जाएगा, नो वरीज, है ना। तो एक बार आपके साथ नेक्स्ट वीक बैठ करके डिस्कशन कर लेंगे, एक नया टाइम टेबल बना लेंगे कि हफ्ते में हमारी 3 की जगह 4 क्लासेस होने लग जाएं ऑल्टरनेट वीक्स पे, जिससे आपके टेस्ट वगैरह भी चलते रहे। संडे को मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान भी ना करूं, लेकिन ऑल्टरनेट वीक्स पे एक संडे छोड़ के एक संडे पे अगर हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं देन आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्लासेस, है ना। मुझे बड़ा मजा आता है। सर स्पेस ट्रेवलर्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो क्लोरेला से हो गई फुलफिल, लेकिन व्हाट अबाउट उनकी एपेटाइट, वो खाते क्या है? देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाते, बट देयर इज सम स्पेशल फूड, है ना। स्पेशल फूड जो है वो पैकेजिंग में जाता है, और मोस्टली जो उनकी डाइट होती है वो लिक्विड डाइट होती है। सॉलिड फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, इसलिए उनकी डाइट जो है वो लिक्विड होती है, क्योंकि स्पेस है मेरे भाई वो, है ना। घर पे थोड़ी है कि ऐसे टांग पसारी एकदम स्टूल पे दोनों पांव ऐसे कैंची मार के रखे और ऐसे ऐसे खा रहे हैं पॉपकॉर्न। मेरे भाई वो पॉपकॉर्न अगर गलती से हवा में रह गया तो हवा में ही उड़ता रह जाएगा, है ना। अब उसको पकड़ोगे भी कैसे? तुम्हारी बॉडी खुद हवा में उड़ रही है ना। वहां पकड़ा पकड़ी खेलने थोड़े गए हो कि हाँ भाई क्या करके आए हो स्पेस में, भाई एक पॉपकॉर्न का कुकड़े का दाना उछल गया था हवा में, वही पकड़ रहे थे 4 दिन, ऐसा थोड़ी होता है। तो दे टेक लिक्विड डाइट्स, इट मीन्स देयर इज अ पाइप, एक छोटा सा आप मान सकते हो कि पाउच है कोई जिसमें लिक्विड डाइट है, उसके साथ एक पाइप लगा हुआ है, बिना उसको कहीं बिखेरे जरा सा भी, और फ्रूटी पीना मस्त जीना, ऐसे वहां पे डाइट ली जाती है, राइट। तो वहां पे कोई छोले भटूरे नहीं बन रहे हैं, बड़ा काम करने गए हैं लोग वहां पे, तो इतना जो है उनको ट्रेनिंग मिलती है पहले कि कैसे जो है एक स्पेस जैसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, वैक्यूम का एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, वहां पे थोड़ा सा बैठना, है ना, टाइम बिताना, जिससे कि अचानक से उनको अलग जगह पर जाकर बहुत अजीब वातावरण ना दिखाई दे। सर सारी शुभ साथ म करे करे आए, सर सारी शुभ साथ में करे करे, सारे सब्जेक्ट साथ में करे 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 करे, वेरी गुड, करो, है ना, सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़े पढ़े वरना पेपर में दिक्कत होए होए, है ना, 2 बार ओए होए, हाय हाय, बद्दो बद्दी हो जाएगी तुम्हारी पेपर में अगर तुमने गड़बड़ी करी। क्लास नहीं है कल, आखिर भाई मेरी क्लास नहीं है कल, अब सीधा शनिवार को है हमारी क्लास, है ना। सर मैड इजी का क्या कैसे आदमी हो यार तुम, कैसे सवाल लिखते हो? मैड इजी का क्या? मैड इजी एक किताब है जो छपी हुई है, जो बच्चे खरीद रहे हैं ना, नया एडिशन आएगा अभी, इट विल टेक सम टाइम, 15-20 दिन, आजादी तक जो है आपको भी इस सवाल से आजादी देने का प्लान है मेरा, है ना। आ जाओ। सर पंच का ऑर्डर मैंने 10 दिन पहले दिया था, अभी तक पैकेट भी नहीं हुआ। भाई एक बार उस पेज को एक बार रिफ्रेश करना और एक मेल ड्रॉप कर देना, है ना। वैसे आ जाएगी, मतलब क्योंकि अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रही थी, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, अभी उसका स्टॉक नया आ चुका है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। सर व्हाट इज एल्जिन एंड कैराजिन? जैसा मैंने बताया दे आर हाइड्रोकोलॉइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इनकी खास बात यह है कि पानी को पकड़ सकते हैं, कहीं और इधर उधर फैलने नहीं देते। यस, समझ लीजिए आपका टेबल है, आपके टेबल पे पानी बिखर गया, आप एक ऐसा कपड़ा लेके आए, आपने टेबल पे मारा, सारा पानी जो है उस कपड़े ने सोख लिया, टेबल साफ हो गया। सो दैट इज बेसिकली अ सब्सटेंस, अ कोलॉइड दैट कैन अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, ये पानी को होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, है ना। वेरी अमेजिंग लेक्चर सर, थैंक यू दोस्त। सर नंबर लीक का क्या हुआ? नंबर लीक हो गया, उसके बाद सिम जो है उसको बंद कर दिया, है ना थोड़ा हेक्टिक होता है, पर अभी उस पर इनकमिंग बंद कर दिया हमेशा के लिए। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू रिकवर दैट सिम एनी डे। तो अभी कुछ नया जुगाड़ लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट करते रहेंगे। भावबली, भावभली रिंकू भैया, भावभली रिंकू भैया, वाह, थैंक यू दोस्त, थैंक यू भलभलाल देव बाहुबली की भी स्पेलिंग में मेरा कबाड़ा कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। भावभली, थैंक यू भाई, लव यू यार, अच्छे दोस्त हो तुम मेरे। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना से भी सिंगल सेल प्रोटीन बनता है, जैसे क्लोरेला से बनता है, वैसे स्पाइरुलिना इज ऑल्सो अ प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म। इसकी भी प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो मार्केट में आपको कई सारे ऐसे टैबलेट्स भी मिलते हैं, जैसे रिवाइटल वगैरह मिलता है ना, मल्टीविटामिन, ऐसे स्पाइरुलिना की भी कैप्सूल्स आती है, हरे कलर की कैप्सूल्स, जिसमें स्पाइरुलिना पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो उसको भी आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए ले सकते हो। तो जस्ट लाइक क्लोरेला, स्पाइरुलिना इज ऑल्सो
यूज्ड फॉर मेकिंग सिंगल सेल प्रोटीन। तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन बनाने के काम आता है ना। नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई। तो फिर तो बड़े प्लांट से ज्यादा अलगी उगाने चाहिए ना, इजी भी होगा। उगाओगे कहाँ मेरे भाई? पेड़ तो जमीन में बोया उग गया, एल्गी को तो पानी चाहिए ना। समुद्र में जाके कौन खेती करेगा मेरे दोस्त, है ना। चड्डी पहन के फूल खिला है, लेकिन फूल खिला भी तो कम ही पाया है ना। समुद्र में घुस के एकदम एल्गी की खेती करोगे तो तोड़ तोड़ के कैसे लाओगे मेरे भाई, है ना। और समंदर में ऑलरेडी जो नेचुरली एल्गी उग रहे हैं वो अवेलेबल हैं, वो प्रेजेंट हैं। मेन जो दिक्कत है वो है आपके प्लांट की, क्योंकि प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी देता है। प्लांट की जो रूट है वो आपके सॉइल इरोजन को भी रोकती है। प्लांट जब ज्यादा होते हैं तो एनवायरमेंटल कैलेमिटीज भी एक जगह पर कम आती हैं, ये आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। आसपास आपदाएं आने का खतरा भी कम होता है, और अगर कोई आपदा आती भी है तो कम इफेक्ट करती है आसपास की लोकेशंस को। एंड वाटर एंड मिनरल का जो अमाउंट है वो भी आपका लेवल अप रहता है, वरना जो पूरा का पूरा पानी है जो आपकी मिट्टी में है वो नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्मेट में अनअवेलेबल हो जाएगा, आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। तो पेड़ उगाना बहुत जरूरी है। ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, उसको मतलब पानी जो है बारिश का, उसको कहीं ना कहीं होल्ड करके रखता है, एकदम नीचे नहीं जाने देता। मिनरल्स की क्वांटिटी को भी अच्छा खासा रखता है, एज वेल एज मेरे दोस्त सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। और भी काम है, ये तो हमने रेफरेंस लिया है, पर आपका आइडिया बहुत अच्छा है दोस्त। आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। आपने जो सोचा है ये बहुत अच्छा सोचा है कि हाँ भाई अगर इतनी ऑक्सीजन मिल रही है तो उगाने चाहिए। तो आसपास की वाटर बॉडी में अगर आप एल्गी उगाओगे तो एल्गी जैसा मैंने बताया इज अ वेरी स्मॉल प्लांट, इसका बायोमास बहुत कम है। तो एल्गी जितने बायोमास का होगा, आप एक पेड़ उगा दो भाई बरगद का, और उसके बदले में आप 1 करोड़ लाख 50 करोड़ कितने भी एल्गी उगा दो, एक बरगद के पेड़ की भी टक्कर नहीं ले पाएंगे, इतना कम बायोमास है उनका। बॉडी छोटी सी है। कई एल्गी तो ऐसे हैं जो मैंने बताया यूनिसेलुलर है, तो कितना ही मटीरियल अपने अंदर रख पाएंगे, सोच के देखो ना। तो दैट्स वाई पेड़ जो है बहुत मैसिव है, वही उगाना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाके उनकी बॉडी में ज्यादा कार्बन स्टोर हो पाएगा, आसपास की कार्बन कम हो जाएगी, है ना। सर प्लीज आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हैंड रिटन नोट्स दे दो सर। बिल्कुल भाई यार, आई एम ऑन इट, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है, बट मैं बहुत जल्दी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। सर आई वांट योर क्लासेस एवरी डे। थैंक यू सर, लव यू दोस्त, थैंक यू सो मच। जरूर ऐसा दिन जरूर आएगा जब हम डेली मिल रहे हो, है ना। बाय सर, बाय बाय। हाउ टू रिवाइज प्लीज बता दो। जितनी बार चीजों को अपनी आंखों के सामने से निकालोगे उतना बेटर होगा। एक बार जब आप चीजें पढ़ रहे हो शाम को बैठ करके शॉर्ट नोट्स बना लो उन चीजों की जो कि आपको याद नहीं हुई या जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करते रहो, है ना। आ जाओ, एग्जाम्पल में याद करा दूंगा दोस्त, डोंट वरी, है ना। तू जो नहीं मेरे पास है ऐसे लाल दिल, आदर्श डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वाह, ये तो खुद ही मैसेज लिख दिया मेरे भाई, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। आत्मसम्मान, खुद की ही पीठ थपथपा ली। आदर्श मेरे भाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। किसने लिखा है ये मैसेज? आदर्श नहीं लिख दिया, हाँ हाँ। खुद की फोटो पे जाके खुद ही कमेंट करना, लुकिंग नाइस ब्रो, खुद ही नीचे लिखना थैंक यू ब्रो, ओके ब्रो, लेट्स बिकम फ्रेंड्स, ऑल राइट। ये आदर्श भाई, तुम्हें नहीं लगता कि बातचीत दो लोगों का खेल है, या खुद कर लेना है सब कुछ कमेंट सेक्शन में, है ना। आदर्श भाई क्या पढ़ा यार, क्या नोट्स बनाए भाई आदर्श भाई। किसने लिखा है? आदर्श भाई नहीं लिखा है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तुम्हारे लिए ही पेड़ उगाऊंगा मैं, है ना। एक पेड़ आदर्श भाई के नाम, सब लोग उगाना। ऐसे लोग चाहिए भाई जीवन में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगरोज जेल, एकदम सही बात, वहां भी सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए, है ना। तो अगरोज जेल चाहिए वहां पर, एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया। ये वाह, क्या डाउट है। मैंगो वाला जोक सर आपने बोला था बताने के लिए। हाँ हाँ, मैंगो वाला जोक बताता हूं। मैंगो वाला जोक एक बहुत अच्छा जोक सुनाता हूं। एक बार एक आदमी आम लेने गया, है ना। तो उसने कहा कि भैया ये जो हाफूज आम है ये कितने के दिए? तो आम वाले भैया ने कहा 200 रुपए केजी। और उस आदमी ने पूछा कि लंगड़े आम कितने रुपए केजी दिए? बोला 100 रुपए केजी। तो बोलता है एक काम करो भैया, हाफूज आम की टांग तोड़कर 1 किलो पैक कर दो। अब तुम्हें समझ में आएगा नहीं, अब मुझे पता नहीं है दोस्त कि तुम्हें कितना समझ में आया। मैं देखो बताता हूं, इट इज अ कंसेप्चुअल जोक। हाफूज आम था 200 रुपए केजी, लंगड़ा आम था 100 रुपए केजी। तो हाफूज आम की अगर टांग तोड़ोगे तो वो लंगड़ा हो जाएगा, उसका प्राइस आधा हो जाएगा, ऐसा आदमी ने दुकानदार को कहा। तो इस पे हंसी आनी चाहिए। जिनका आईक्यू ठीक है उनको आनी चाहिए, जिनका आईक्यू ठीक है ऐसे ही है नॉर्मल, उन्हें नहीं आनी चाहिए, है ना। लव यू सर, लव यू भाई। सुजीत सर को कॉल करो, सुजीत सर को कॉल ट्राई करता हूं मैं। लेट मी ट्राई ट्राई।
देखता हूं, 10 सेकंड दीजिए बस। मुझे पता नहीं सर उठाएंगे या नहीं, सर की भी क्लास रहती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गुरुजी लाइव हैं आप? रो... यकीन 2.0 वाले बच्चे याद कर रहे थे आपको। कुछ तो यकीन वाले बच्चों को बोलो कि दादू ने बोला लव यू ब्रो बच्चा तू। कल मैं बात नहीं कर पाया, कल सॉरी उसके लिए। कल क्लास से खाली हुआ था और दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, तो इसलिए बात नहीं हो पाई थी हमारी। नहीं नहीं सर, बच्चे बड़े खुश हैं, सब लोग लिख रहे हैं, मेरे दादू हो आप। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हैं वो लोग, मेरे पीड़ू हैं सारे, उनसे बोलो मन लगा के पढ़े। और भाई साहब एक ही दिन मुलाकात होती है सबकी, सारे बच्चों की, वही अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन। इनको बार बार मेरी याद दिलाते रहना रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए। हाँ सर, जब करेक्ट। भी मेरे को याद करें रिजल्ट सेलिब्रेशन वाली याद दिला देना इनको। बिल्कुल सर। ठीक है, और आप बताओ। बस सर, बच्चे कह रहे थे कि सर से बात करनी है, सर से बात करनी है। कल थोड़ा जिक्र छिड़ गया था आपका, तो मैं एक हम्म नेचुरल एफिनिटी का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो हम्म हमने थोड़े अपने यारी के किस्से सुना दिए। तो हम्म। बच्चों ने कहा कि सर से बात कराओ, और काफी बच्चे हैं आपसे बताएंगे पढ़ते हैं इस बच्चों को बैच में। कि हम दोनों में मैं और तुम का चक्कर ही नहीं है। दोनों में से जो एक है वही दूसरा है, जो दूसरा है वही वही पहला है। करेक्ट। मतलब मैं और तुम का चक्कर ही नहीं, तो अफिनिटी अपने आप में ही जा करके मिक्स हो जाती है हमारी। आपका नंबर लीक कर दूं सर आज? भाई ऐसा मत करो यार, अभी तो अभी आप किसी तरह उस सदमे से निकल पाए हो, मैं मुझे बेचारे वही सदमा लगेंगे। नहीं नहीं सर, भाई जरा सा फोन टेढ़ा करने की देर है, पर मैंने नंबर सेव कर रखा है, दिखेगा नहीं आपका। हाँ ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी हाँ। बात है। मेरे को लग रहा था यार किसी को मैं भी फंसा फंसा के सॉरी बोलूं एक बार जीवन में। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, फंसाओ नहीं भाई। चलिए सर, और कुछ बच्चों को बेस्ट विशेस दे दीजिए सर, बहुत बहुत प्यार करता है सर हाँ, बच्चा आपसे। बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं। और ये बच्चे आई थिंक कहीं ना कहीं तो अपन दोनों से कहीं ना कहीं या तो कहीं किसी बैच में पढ़े होंगे या कहीं देखे होंगे, कहीं जानते होंगे। बिल्कुल सर। तो मेरी तरफ से तो हमेशा यही रहता है कि बस मेहनत करते रहो। टीचर जो पढ़ाए ब्लाइंडली फॉलो करते रहो, उसको पढ़ते जाओ, क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर, एग्रीड। हाँ तो अच्छा पढ़ो, और अच्छा हमेशा जितना कह जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचना शुरू कर दो। आधी लड़ाई अपने आप लड़ लेते हो आप लोग। क्या बात है सर, बहुत तो बेहतरीन। बस डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से सोचना शुरू कर दो आज से ही, अगर अभी तक नहीं सोचा है तो। वैसे तो सोच रहे होंगे, 2.0 वाले बच्चे तो वैसे ही झकास टाइप के होते हैं अपने। बिल्कुल सर। मतलब मुझे अपनी, लगता है यकीन वाले सारे ही बच्चे इस बार बहुत अच्छे हैं। हाँ, अपनी पहली बार इतनी सीरियस बात हुई है सर फोन पे इस तरीके, इतनी देर तक कि हाँ हमने लेकिन कोई क्या बकैती ना करेगा, काटी हो। वो एक टाइम देख करके हाँ, मैं वो टाइम स्पीकर देखा पे ना, है ना 3 फोन। नहीं बजा था। मैं 3 नहीं बजा था ना, तो इसलिए मैंने अभी जो टाइम देखा उस हिसाब से मैं समझ गया था कि कुछ तो लोचा हो सकता है। हाँ। सही। इसीलिए मैंने जो है उस डिसिप्लिन को फॉलो रखा है। बाकी तो अपन फोन रखने के बाद फिर दोबारा बात कर लेंगे एक बार। हाँ, अभी जैसे लेक्चर खत्म होते जाएगा आपके पास फोन। हाँ हाँ हाँ। अब यस। हमारा क्या होता है, मैं बच्चों को बताता हूँ कि जैसे ही हम लोग कहीं, फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी हुई है, या सर गाड़ी चला रहे हैं और सर की फैमिली बैठी हुई है, तो हेलो बोलते हैं हम, सबसे हम्म, पहले ये बोलते हैं सर 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 स्पीकर पे हो आप। सबको नमस्ते करो, नहीं सबको नमस्ते करवाते हैं। जिससे कि पता लग जाए भाई कैसे बात करनी हाँ, है। वरना अंकल को आपको पता है नमस्ते भाई, करो, दो बेस्ट फ्रेंड आंटी कैसे को बात करते नमस्ते करो। हैं। हाँ, हाँ, तो आप बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। समझदार है वैसे, जानते होंगे बच्चे अपने। हाँ, बच्चे तो अभी है ही दोस्ती यारी में, इनका तो नया नया वही कदम कह है। रहा हूँ, यस। इनको तो सब पता होगा कि दोस्तों के बीच में क्या क्या है। करेक्ट। और हमारा तो भाई दोस्ती से भी बढ़ के है, तो क्या ही बताए बच्चों को। बिल्कुल सर। ठीक है। सर कभी सही है, आप स्टूडियो में पढ़ो। भी आइएगा, बच्चे कह रहे हैं आपके दर्शन भी चाहिए, तो एक दिन प्लान करते हैं एक सर। दिन करते हैं सर, कुछ प्लान करते हैं, एक दिन बिल्कुल। ऐसा करेंगे दोनों भाई एक ही जगह से क्लास देंगे कहीं, हाँ। और मिलते हैं फिर बिल्कुल सर, एक बार बच्चों से। क्लास में आएंगे और सारे बच्चों का संबोधन करेंगे सर साथ में मिलके। ठीक है ठीक है। डन सर, डन। थैंक यू सो मच सर, मैं करता हूँ सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, बच्चों को भी बोल दीजिएगा मेरी तरफ डन से। सर, डन। ओके सर, और थैंक। लव यू तो ऐड कर दीजिएगा साथ में। बिल्कुल सर, अभी आप बाय मतलब बाय। स्पीकर पे ही हो तो आपका लव यू पहुंच चुका है बच्चों तक। अरे लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, बाय बाय। क्या बात है सर, बाय सर, मिलता हूँ। बाय। तो ये थे हमारे जीतू दादू, है ना, अ मेंटोर ऑफ 3 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1। तो एक बार, मतलब क्या ही बोलूं सर के बारे में, मतलब मैं अभी उतना बड़ा नहीं हूं कि सर की तारीफ भी कर पाऊं, है ना। उसके लिए भी मुझे लगता है कि मुझे अभी काफी साल काम करना पड़ेगा कि मैं सर की तारीफ कर पाऊं।
तो बहुत खतरनाक आदमी है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक हिम। अच्छे दोस्त बनाओ लाइफ में, बढ़िया दोस्त बनाओ, है ना। दादू जैसे दोस्त बनाओ, मेरे जैसे दोस्त बनाओ। मैं तो बन ही चुका हूँ तुम्हारा, पर फिर भी और थोड़े अच्छे दोस्त बनाना जो काम आए, मतलब दे आर जस्ट अ कॉल अवे। मेरे को बहुत देर से मिले ऐसे दोस्त, ऐसे पहले मित्र, लेकिन मिल गए, मतलब, है ना, आफ्टर स्कूल आफ्टर कॉलेज सब पास करने के बाद। बट लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज गेट योर सेल्फ इन टू अ जोन जहाँ पे आप किसी से भी दिल खोलकर कोई भी बात कर पाए, कोई बैरियर ना हो, आप खुल के कुछ भी कह पाओ, किसी भी भाषा में कह पाओ, जो आपकी किसी बात का बुरा ना माने, बल्कि आपकी सारी बातें बैठ के सुने। दैट इज अ ट्रू फ्रेंड, एंड यही दोस्ती है भाई, है ना। तो एक तो ऐसा दोस्त होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा भीड़ बनाओ, एटलीस्ट एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, अच्छा दोस्त लाइफ में। और मल्टीपल हो तो क्या ही कहने हैं भाई, तो है ना, बहुत अच्छी चीज है। All right, everyone. This is your discussion of basic concepts of algae. Now we will be talking about classification of algae in the next lecture. Then after we'll be talking about basic concepts and classification of bryophytes. Then the basic concepts and classification of pteridophytes. Then the basic concepts of gymnosperm classification is not in your syllabus. And angiosperm is not included in this chapter. जैसा मैंने बताया, उसकी morphology, anatomy और sexual reproduction के लिए 3 अलग अलग chapters dedicated हैं। तो एंजियोस्पर्म आपको इस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक आइडिया ही लेना है, जो मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। आई लव यू ऑल, एंड बहुत अच्छे हो आप लोग। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़ाई करना। किसी भी चीज की कमी हो, कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, तो अपने भाई को हमेशा याद करना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट फॉर यू, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा हूं। मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो चीजें आएंगी, यू विल बी मेस्मराइज्ड। आप पागल हो जाओगे उन चीजों को देख करके, एंड आपके लिए सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, तो टेंशन लेने की बात है नहीं। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया। मिलता हूं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय 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 बाय।